अगर जो मेरा फ़ोन वाटर डैमेज हुआ है और अगर जो मैं आईफ़ोन को राइस के अंदर रखता हूँ, तो क्या वो पूरा रिपेयर हो जाएगा? ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? राइस हमारी शॉप ही नहीं चलती, राइस में डालते लोग। रिसेंटली अभी जो M1 मैकबुक आए हैं, M2 मैकबुक्स आए हैं, ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? पहले क्या इंटेल, अभी खुद का M1 आया है, खुद ही सब चीजें बना रहे हैं। M1 सक्सेसफुल भी है, इसमें वायरसेस और वगैरह का अभी तक कोई इशू आया है? आज तक नहीं आया है। तो आपका रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिव्यू बेस मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ करता है। हाँ हाँ, वो तो मेरा रहता ही है, साइड बाय साइड, A to Z, डे टू डे, डेली टू डेली उस पर अपडेट रहता ही है, डेली टू डेली। मेरा एक काम होता है, उसका भी अपडेट रहता है उसमें। सो अगर जो किसी को आपके यहाँ पे रिपेयर करवाना हो कोई भी डिवाइस, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? एप्पल सर्विस सेंटर और थर्ड पार्टी रिपेयर, टाइम का बहुत फर्क होता है। मोस्टली मेरा सेम डे ही रिपेयर होता है। तो जब कोई आपको फ़ोन देता है तो बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार उसके डेटा की 100% सिक्योरिटी ली जाए। आप उसका कैसे टेक केयर करते हो? कि आपके पास अगर कोई मैकबुक वगैरह हो तो उसमें आप बैकअप ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो हमारी साइड से हम सपोर्ट देते हैं। कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो आरके एप्पल रिपेयर शॉप के साथ है। ये जो शॉप है वो जो आईफोन्स, मैक और बहुत सारी एप्पल की एसेसरीज रिपेयर करती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आम इंसान नहीं होता है। सबने कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ पाए। और आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं वो एक ऐसी ही इंसान की स्टोरी है जिन्होंने आरके एप्पल स्टोर बनाया। इनका नाम है राहुल। एक जो बोलते हैं ना कि फ्रॉम ग्राउंड लेवल से आप ऊपर कैसे आते हो, ये चीज़ इन्होंने करके बताई एंड ही सक्सीडेड। तो इस पॉडकास्ट को अभी से लेके एंडिंग तक पूरा देखना ताकि आप ये स्टोर की 100% जर्नी जान पाओ, किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इनफैक्ट आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है, जैसे कि एप्पल साइकिल क्या होता है, मैकबुक में बैटरी लाइफ कैसी रहती है, एज वेल एज अगर जो आप आईफोन को चावल में रखते हो तो क्या होता है। इस तरीके के हर एक क्वेश्चन का आंसर इस पॉडकास्ट में है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। सो नाउ लेट्स मूव टू द पॉडकास्ट। क्या इंस्पिरेशन थी आपकी टू स्टार्ट दी आरके एप्पल? लाइक क्यों आपने आरके एप्पल स्टार्ट किया और उसमें भी सिर्फ एप्पल डिवाइस ही रिपेयर करते हो, कोई सैमसंग या कोई भी डेल नहीं? हाँ, इसमें ऐसा है कि जो गैजेट्स है ना, मेरे को अपने वो टेलीफोनिक रेडियो आते थे, पता है, वो रिपेयरिंग का बहुत शौक था जब 10th में था। चालू हो या बंद हो उसको खोल ही लेता था। गैजेट्स खोलने का शौक था, शौकीन था मैं। कोई भी गैजेट्स हो, रेडियो आता है या फिर टेप रिकॉर्डर आता है, व्हाटएवर कुछ भी आता है, हाँ, शौक था। देन आगे जाके मैंने अपने वो डेस्कटॉप कंप्यूटर आते थे, ओके उसका इंटरेस्ट जगा कि ये क्या मशीन है, इसको देखना है एक बार, ओके ये अंदर क्या चीज़ आता है, लोग करते हैं रिपेयर, क्या है, मेरे को एक बार अंदर जाके देखना है। तो उसको बेस में मैं गया कि क्या चीज़ है। हाँ, तो फिर उस पे ऊपर थोड़ा सीखा। मैंने बोला अभी इसको पूरा का पूरा लाइन बना देता है प्रोफेशनल। ओके। फिर वो कंप्यूटर की लाइन में आया। आप पहले खोल पूरा कोई भी चीज़ हो, अनबॉक्सिंग कर पूरा अनबॉक्सिंग। मतलब चालू गैजेट्स को बहुत बिगाड़े मेरे, हद से ज़्यादा बिगाड़े। ओके हाँ, चालू गैजेट्स को हद से ज़्यादा बिगाड़े। ओके देन उसके बाद आगे मैं काम कर ये अपनी प्रोफेशनल लाइन में आया। उसका इससे पहले मैं लैपटॉप वगैरह कर रहा था, डेस्कटॉप वगैरह रिपेयरिंग कर रहा था। तो उसमें क्या है कि वो एप्पल का डिवाइस मैंने एक बार देखा, मैंने बोला इसको रिपेयरिंग करना है। 3GS फ़ोन था वो टाइम पे। हाँ, देखा 2GS आया था, फिर 3GS आया था, 3GS आया था। तो बैटरी फुली हुई थी, पूरा फ़ोन ऐसा फूल गया था। ओके देखा, मैंने बोला क्या है यार चीज़। हाँ, तो मैंने एक कंपनी थी, नाम नहीं दूंगा, वहाँ पे ना मैं गया ओके और मैंने बोला कि मैं ऐसा रिपेयरिंग करता हूँ कंप्यूटर का। तो वहाँ पे सब लोग वो रिपेयरिंग कर रहे थे और हार्डली मंथली एक आध काम आता होगा एप्पल का। तो एक बंदा कर रहा था, वहाँ पे मैं बैठा, देखा मैंने क्या कैसे खोल रहा है कैसे नहीं। बल्कि वो भी किसी को फ़ोन करके बोल रहा था कि भाई इसको खोलने के कैसा है। ओके मैंने बोला ये खोल रहा है, मैं कब देखूँगा। फिर देखा, फिर मैंने उसको है ना जब डेड हुआ ना, स्क्रैप हुआ ना, स्क्रैप ढूंढा, कुछ टाइम के बाद स्क्रैप ढूंढा, फिर उसको खोला मैंने। खोला मैंने, उसका पीसीबी देखा, पीसीबी क्या होता है, उसका सब चीज़ें, इंटरनल सब चीज़ों का मैंने थोड़ा नॉलेज लिया कि क्या चीज़ होता है। मैंने बोला अभी ग्रिप बनाना है तो एप्पल में बनाना है। ओके फिर मैंने स्विच किया एप्पल में। प्रोफेशनल मेरा आया था विंडोज़ में, फिर मैंने स्विच किया एप्पल में। फिर मैंने बोला इसको ग्रिप बनाना है, इसको पूरा का पूरा प्रोफेशन बनाना है मेरा। ओके। तो आप फिर जाके मैं स्विच हुआ। तो आपका जो पैशन था वही प्रोफेशन बन गया? हाँ, पूरा का पूरा मेरा, मतलब मेरा शौक तो मार तोड़ करने का ही था, पूरा तोड़ फोड़ करने का ही था कि चालू चीज़ को बिगाड़ो कैसे, वही था।
फिर उसके बाद जाके प्रोफेशनल पूरा मेरा बन गया। मतलब तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि नहीं यार एक बार रिपेयर Apple करते हैं। हाँ थर्ड पार्टी चार्जर अगर जो अपना आईफोन में यूज़ करते हैं तो आईफोन डैमेज होता है कि नहीं होता है? होता है, चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि उसका वोल्टेज सिमिलर नहीं होता है। एप्पल डिवाइस मतलब एप्पल का जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसके लेवल पे वो सिमिलर वोल्टेज नहीं रहता है, और अपने क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है, अप डाउन रहता है, जिसकी वजह से एप्पल डिवाइस को हार्मफुल हो करता है। ओके। जब तक मैंने अभी तक रिपेयरिंग में नोटिस किया तब आप क्या बोलते हैं, एप्पल का ही एडेप्टर यूज़ करना चाहिए या और कोई एडेप्टर अगर जो अपने यूज़ करते हैं तो एक बार के लिए चल सकता है? टाइम अपने क्या ऐसा होता है कि अगर ओरिजिनल चार्जर हम लेते हैं तो हमारा काम इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो डिवाइस पूरा क्लियर रहता है कि भाई फिर इसमें कुछ हार्मफुल होने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि उसके वोल्टेज जो है एप्पल को डिवाइस को मेंटेन करके चार्जर बने हुआ होता है ओके। कंपनी वालों ने। देन थर्ड पार्टी जो चार्जर होता है वो अदर बहुत सारी चाइनीज कंपनी वो बनाती है, तो उसमें क्या कि एक टाइम के हमारा काम निकालने के लिए चलो कार में कोई चार्ज कर लेते हैं या फिर घर में कोई बाहर गए घूमने के लिए तो चार्ज कर लेता तो चलता है। बाकी एक्चुअल में अब यूज तो अपना एप्पल का ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना चाहिए एप्पल डिवाइस में, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल। लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं। अगर जो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस होते हैं, अगर जो इसको हम एंड करते हैं या इसको एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो क्या वो बैटरी सेव करता है कि नहीं करता है? जनरली इतना फर्क नहीं पड़ता है। रीज़न क्या है कि ऑटो क्लोजिंग तो ऑटोमेटिकली होता ही रहता है फ़ोन में, रिसेंट ऐप ऑटोमेटिकली क्लोजिंग रहता है। जैसे मान लो कि हम कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने यूज़ करा फिर 10-15 मिनट 20-25 मिनट के उसको क्लोज टैब चालू रख के हमने क्लोज कर दिया है ना, जब हम फिर से उसको चालू करते हैं ना तो रिफ्रेश होके वो आता है पूरा का पूरा, यानी कि वो क्लोजिंग हो जाता है। अपने को टेम्पररी दिखाता है कि चालू है, एक्चुअली चालू नहीं होता है, ये रिफ्रेश होकर फिर से लोड होकर पूरा इंस्टाग्राम फिर से रिलोड करता है। ओके। तो उससे कोई इसमें बैटरी में इतना हार्मफुल नहीं करता है। ओके, तो वापस से जो जितने एप्लीकेशन भी हम चालू रख सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर है जिसके ना लगभग मेरे हिसाब से 50-50 7-7 टैप चालू होते हैं अच्छा। और यूज़ करते हैं आईफोन, ऐसा कुछ नहीं होता ओके, तो वापस अगर जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो क्या बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है? है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो रेगुलर अपन चलता है, एप्लीकेशन ज़्यादा भरने से स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसकी वजह से बैटरी लाइफ कम होने का चांसेस रहता है। अच्छा। ओके। बाकी वो अच्छा एप्लीकेशन में हार्मफुल नहीं होता है, चलता है। अगर जो आईफोन पूरी नाइट चार्जिंग पे रखते हैं तो क्या वो बैटरी को ख़राब करता है कि नहीं करता है? हाँ, एक्चुअली इसमें ना ऐसा है कि कई लोग बोल रहे हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, कई लोग बोल रहे हैं कि हम रखते तो बहुत सारे प्रॉब्लम पड़ रहे हैं, बट हम क्या ये लाइन में है तो हमें को आइडिया होता है। तो मैंने जब जो ऑब्जर्वेशन किया है तो बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है। पहला, बैटरी फूलने का डर उसमें ज़्यादा रहता है। दूसरा कि सडनली बंद होने का प्रॉब्लम रहता है। तीसरा, टेम्परेचर हाई मैसेज का कभी भी आ जाता है, जैसे मान लो कोई फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज होता है तो वो जनरेट करता है कि आपका मोबाइल ओवर हीटिंग हो रहा है, कभी कभार वो भी कर देता है। तो मेरे मत के हिसाब से ओवर नाइट चार्जिंग नहीं करना चाहिए फ़ोन को, उसमें बैटरी हेल्थ डाउन भी होता है, फिर उसका लाइफ फ़ोन का लाइफ भी कम होता है, क्योंकि उसकी वजह से कौन से पार्ट्स को क्या इफेक्ट हो जाए उसका कुछ नहीं होता है फिक्स। तो मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए ओवर नाइट चार्जिंग। रिसेंटली अभी एक किस्सा आया था कि एक बंदे ने अपना फ़ोन रखा था चार्जिंग के लिए रात को एंड इट गॉट एक्सप्लोडेड। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है ना ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो हुआ है वो फ़ोन में प्रॉब्लम था उसकी वजह से हुआ है। ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें आते हैं, वोल्टेज की इश्यू आते हैं, थर्ड पार्टी चार्जर की इश्यू आते हैं, वोल्टेज अप डाउन होता है उसका भी इश्यू आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोल्टेज सिमिलर नहीं रहते, अप डाउन होते रहते हैं। और घर में भी शॉर्ट सर्किट हो उसकी वजह से भी वो चीज़ हुआ इसको बता, क्योंकि गैजेट ऐसा है कि उसका एक लेवल होता है, वहाँ तक ही वोल्टेज वो साइन कर पाएगा, उसके ऊपर वो जाएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ को हार्मफुल करेगा ही। लाइक दैट कोई बैटरी है या पूरा फ़ोन है, इश्यू तो कुछ ना कुछ करेगा, इसकी वजह से ये चीज़ हो सकता है। बाकी इतनी बड़ी एप्पल कंपनी लेके बैठा है तो मेरे हिसाब से वो प्रिकॉशन उसने पहले ही देखा होगा कि ऐसे हर टाइम ब्लास्ट होते रहेगा तो फिर क्या होगा नहीं इसका। तो उसका तो नहीं लगता मेरे को, मेरे मतलब मेरे नज़रिए से नहीं लग रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो कोई फ़ोन की वजह से हुआ है, जरूरी नहीं है। तो आईफोन से जो रेडिएशन निकलता है फ़ोन के, वो हार्मफुल होते हैं या नहीं होते? एक्चुअली ऐसा है कि फ़ोन की बात करें तो हर फ़ोन में रेडिएशन तो होता ही, हाँ। छोटे छोटे से इलेक्ट्रिक गैजेट्स में कुछ ना कुछ रेडिएशन होता ही है। बट मेरे हिसाब से जो एप्पल वालों ने जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो मैकेनिज्म रखा है, उसके हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना लोग हवा बना देते हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे इतना कुछ हार्मफुल नहीं होता है जितना हमको अदर डिवाइस हार्मफुल कर देता है। ओके। जैसा हमारा घर में वाईफाई होता है उससे Okay. 3 गुना हार्मफुल कर देता है रेडिएशन, फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, चलता है इतना, तो ऐसा कुछ होता नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। हाँ। अगर जो मेरा फ़ोन वाटर डैमेज हुआ है और अगर जो मैं आईफोन को राइस के अंदर रखता हूँ तो क्या वो
पूरा रिपेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? इट्स फनी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। ऐसा अगर कोई होता तो फिर मैं खुद लैपटॉप राइस में दिलवा के रिपेयरिंग करता। बहुत सारे लोग पर आईफोन को उसमें राइस हमारी शॉप ही नहीं चलती, राइस में डालते लोग, उसका काम निकल जाता। ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि वाटर डैमेज जो डिवाइस होता है, वाटर डैमेज जो डिवाइस होता है ना, ओके। उसका फ्रिक्वेंसी अपने को क्या रखना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट लोग क्या करते हैं, पानी में गिरा, बाहर निकला, सीधा चार्जिंग में रखा। चार्जिंग में रखा, पहले धूप में रखा। ओके। धूप में रखा, अच्छी बात है, नो डाउट। फिर 2-3 घंटा रखोगे तो आज के टाइम में कितना हीटिंग होता है। चार्जिंग में रखते ही क्या होता है कि अंदर ऑलरेडी पानी है। वो सिचुएशन में कोई भी लोकल टेक्नीशियन या फिर लोकल शॉप पे जाके पूरा फ़ोन ओपन करवा के सर्विसिंग करवा लेना चाहिए, पानी रिमूव करवा लेना चाहिए। उसके बाद प्लग इन करके चालू करने का ट्राई करना चाहिए। ज़्यादा पानी में डीप में गया हो तो फिर डैमेज तो अंदर हो गई। और क्या है, एप्पल जो डिवाइस है और वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। लोग यही समझते हैं कि वाटर प्रूफ है तो हर कोई पानी में डुबाता है, हर कोई स्विमिंग पूल में लेके जाता है। बट एक्चुअली फैक्ट चीज क्या है कि वाटर रेसिस्टेंट है, कुछ लेवल तक पानी सहन करता है। एवरी जरूरी नहीं है। ऊपर की नेट, मोबाइल के ऊपर की नेट से भी पानी अंदर चला जाता है, चार्जिंग सॉकेट से भी पानी अंदर चला जाता है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है, राइस में रखने से ऐसा कुछ होता नहीं है। रिसेंटली अभी जो M1 मैकबुक आए हैं, M2 मैकबुक्स आए हैं, ये आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? इसके पहले तो इंटेल के प्रोसेसर होते थे, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों प्रोसेसर में क्या इतना मेजर डिफरेंस है? सी, इसमें ऐसा है कि M1 जो है चिप, पहले क्या इंटेल था। इंटेल मतलब थर्ड पार्टी से पार्ट्स, वो जो मैकेनिज्म पूरा बनता था और एप्पल वाले पूरा का पूरा डिवाइस बनाते थे। अभी खुद का M1 आया है, ओके। खुद ही सब चीज़ें बना रहे हैं और M1 सक्सेसफुल भी है। सबसे पहले तो इसमें बेस्ट चीज़ ये हुआ है कि उसका हीटिंग टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, जो इंटेल में बहुत होते थे। अच्छा। ग्राफिकल इश्यू बहुत होते थे, फिर अपने डिस्प्ले के इश्यू बहुत आते थे, ऑटोमेटिकली सडनली टर्न ऑफ होने के इश्यू आते थे, रेंडमली रिस्टार्ट होने के इश्यू आते थे। ये सब चीज़ों में पूरा का पूरा उस लोगों ने ध्यान में रख के M1 चीज़ को अपग्रेड किया है। M1 भी प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, पर वो 1 बाय 1 क्या है कि M1 को थोड़ा बहुत अपग्रेड करके M2 को किया। कि भाई जो भी M1 में जो कोई इश्यू अपने को लगे वो फेस करके M2 को किया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं खुद का प्रोसेसर, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे जाके और भी अच्छा चलेगा। अच्छा। ऐसा मेरा अभी तक का, क्योंकि मेरे में है ना, मेरे रिपेयरिंग में आ रहे हैं, ठीक है, फिजिकल डैमेज वाले आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली बंद होने वाले इश्यू बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मैकेनिज्म अच्छा बनाया, इस बार अच्छा बनाया है इंटेल से। ओके। तो इसमें वायरसेस और वगैरह का अभी तक कोई इशू आया आपको? आज तक नहीं आया है। हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि स्लो डाउन हो जाता है, उसके लिए रास्ता हमारा एक ही है कि इसको भी पूरा बैकअप ले लो, पूरा इरेज कर देते हो जाएगा। देन उसका सिस्टम 3 साल के बाद रिपेयरिंग में आता है। 3-4 साल वो जितना अपना वो रखता है, प्रिकॉशन रखता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम में आता है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, चलता है। कभी आपके पास कोई बंदा आके ऐसा बोलता है कि अरे यार मेरा आईफोन है ना हैक हो गया है या इसमें वायरस आ गया, अभी तक ऐसा एक भी सीन हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एक बंदे ने मेरे को बोला था कि मेरे आईफोन में ही ना एक कजर आ रहा है, एरो आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल? अच्छा। फिर मैंने सोचा कि उसको शायद कंपनी में से रिमोट मैनेजमेंट वाला फ़ोन शायद मिला हो, तो हो सकता है, हो सकता है। बाकी आज तक के केस में ऐसा कोई वायरस वाला ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज फुल हो जाता है तो एप्पल लोगों स्टक हो जाता है। बाकी ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ वायरस का मसला आज तक मेरे को प्रॉब्लम दिखा नहीं है। ओके। जब तक मैं सर्विस लाइन में हूँ, मेरे को 8-10 साल हो गए अब, अभी तक मेरे को ऐसा दिखा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि भाई मेरा फ़ोन है ना स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन होने का रीज़न क्या होता है? बैटरी का भी होता है, स्टोरेज का भी होता है। अभी मान लो कि अपने पास 64 GB स्टोरेज है, अब उसमें अपने 62 GB ऑलरेडी अंदर भरा हुआ है, तो 2 GB में iOS कौन सा कम्युनिकेशन करेगा? नहीं करेगा, हार्मफुल करेगा इस सिस्टम को। उस सिचुएशन में स्लो डाउन होता है तो लोगों को ये लगता है कि कोई वायरस आ गया है। ओके। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्टोरेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो हम कम करते हैं, उसके बाद सिस्टम को अपडेट कर देते हैं, टेंस ऑन इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आईफोन मेरा बहुत जल्दी स्लो पड़ गया, उसका रीज़न क्या होता है? मतलब लोगों के सिर्फ 1-2 साल निकलते हैं और आईफोन स्लो हो जाता है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न मोस्ट प्रोबेबली है ना iOS का है। एवरी टाइम हम अपडेट करते हैं फोन को, सबसे पहले तो। दूसरा कि एक टाइम के बाद उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो ही जाती है, वीक हो जाता है। वो टाइम पे हम क्या है कि बैटरी तो रिप्लेस करते ही नहीं है और अपडेट पे अपडेट हम चढ़ाते जाते हैं। सपोज मान लो कि हमने फ़ोन लिया है और उसकी iOS वर्जन चल रहा है 15। बंदा क्या करता है कि 6 महीने 12 महीने में iOS अपडेट आता है तो सीधा अपडेट मार देता है। अभी अपडेट मार दिया तो उसके जो चीज़ को मान लो 1 साल के बाद जो फ़ोन बाहर पड़ा है, लॉन्च हुआ है, उसके हिसाब से वो अपडेट बना हुआ है। ये फ़ोन के लिए भी बना हुआ है ही, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ को हार्मफुल क्यों करता है, स्लो डाउन करता है, इसका रीज़न यही है क्योंकि वो चीज़ को वो नए लॉन्च फ़ोन किया उसको ध्यान में रख के बनता है।
और जो ये हमारा iOS जो चल रहा है वो हमें रिसेंटली हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के बना हुआ था। चलेगा सही, सब सपोर्टेबल होता है। आज के टाइम में 2013 में मैकबुक 2013 जो लैपटॉप होता है, मैकबुक होता है, उसमें 2018 का भी ओएस लोग डाल के चलाते हैं। मैकबुक में विंडोज़ डाल के भी चलाते हैं लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं, चलता है। बट इसमें स्लो डाउन के इश्यू जो मोस्टली अभी तक मेरे को दिखे, iOS अपडेट की वजह से ही मेरे को दिखे और बैटरी ड्रेनेज की वजह से ज़्यादा दिखे। बैटरी वीक हो जाती है, उसका परसेंटेज लो हो जाता है, उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा दिखे अभी तक के इश्यू में, ये आईफोन स्लो डाउन के इश्यू। ओके, मैकबुक जो है उसका स्लो डाउन होने का रीज़न क्या है, और क्या उसकी बैटरी लाइफ पुअर होती है या नहीं होती है? देखो, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले मैकबुक जो है ना, एक तो पहले डिजाइन स्ट्रक्चर में अच्छा बनाया है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी बैटरी को है ना वो लेवल पे ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि भाई बैटरी को ज़्यादा चले ऐसा बनाओ और मैकबुक की जो कंपेबिलिटी है वो कम रहे, ऐसा नहीं। मैकबुक को ध्यान में रख के, उसको डिजाइन स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बैटरी अंदर रखा है। ओके। सेकंड, बैटरी आज के नए मैकबुक में अच्छा चलता है। अच्छा। 3-4 साल पहले इंटेल वेरिएंट थे, उसमें कम चलता था और उसका एक लाइफ होता था। हर कोई बैटरी का लाइफ होता ही है, 3-4 साल में इफेक्ट करता ही है। पर मेरे हिसाब से मैकबुक को सबसे अच्छे तरीके से रखना होता है ना, तो एवरी साल 1 से 1.5 साल में मैकबुक को पूरा खोल के क्लीन करवा लेना चाहिए। फैन वाले मैकबुक M1 M2 में तो इश्यू आते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पुराने वाले जो मैकबुक है ना, मतलब इंटेल वाला। हाँ 18, 19, 20, 21, 22 तक का। 22 अच्छा, M1 में इसका इशू नहीं आता? M1 में हीटिंग टेम्परेचर इतना होता ही नहीं है, और ज़्यादा अभी तो नए जो आ रहे हैं वो फैनलेस ही आ रहे हैं। अच्छा, फैनलेस है। फैनलेस आ रहे हैं। पहले जो मैकबुक थे वो फैन वाले आ रहे थे, इसमें क्या डस्ट का इश्यू बहुत आता था। हाँ। अब डस्ट में इश्यू आता है तो उसमें हीटिंग टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से स्लो डाउन पहले तो होता है, सेकंड सडनली बंद होता है, फिर कोई ना कोई चीज़ को हार्मफुल करता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक अभी तक मेरे को फेस हुए है। ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि M1 और M2 में फैन और वगैरह नहीं आते, फैनलेस आते हैं। अभी हाँ, M1 में प्रो की सीरीज में अभी तक रखा है, बाकी M1 एयर, M1 फिर अपना M2 एयर, ये सब चीज़ों में एयर की सीरीज में तो टोटली फैन है ही रखा है ही नहीं फैन। लोग ऐसा मानते हैं कि आईफोन की बैटरी को है ना सिर्फ 80% तक चार्ज करना चाहिए, तो 80% तक ही करना चाहिए या 100% तक करते हैं तो चलता है, या किस तरीके का सीन है? अब मान लो कि एवरी टाइम चार्ज फुल करने का भी कोई मतलब नहीं है। रीज़न यही है कि उसके साइकिल काउंट थोड़े जल्दी कम हो गए, मतलब जल्दी कम नहीं हो गए। ओके। एवरी टाइम फुल चार्ज करेंगे ना, मतलब मान लो 100% बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद भी 1 घंटा ऑलरेडी चार्जर पड़ा है हमारा, ओके। तो बैटरी को हार्मफुल करेगा ही, सिस्टम को भी हार्मफुल करेगा। ओके। तो उससे बेटर है 80-90% चार्ज रखो, 10-15% बाकी रहे तब चार्ज फिर से प्लग इन कर दो आप। ओके। और चार्ज करने का कोई मतलब यही नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने आपको सेम केस में बताया था कि मोबाइल में भी सेम वे है, मैकबुक में भी सेम वे है कि वोल्टेज हाई अप डाउन होता रहता है। तो वो सिचुएशन में ऐसा करना वैलिड है ही नहीं। इससे फर्क खाली इतना ही पड़ेगा कि बैटरी सबसे पहले तो जल्दी जाएगी नहीं। एवरी टाइम 100% करेंगे, साइकिल काउंट एवरी टाइम काउंट हो गए और बैटरी लाइफ जल्दी ड्रेनेज होगी। ओके। मतलब मान लो कि 600 साइकिल काउंट चलने वाली वो सीधा 400 साइकिल काउंट पे आके स्टक हो जाएगी। ओके। अपने को रिप्लेसमेंट का सीधा मैसेज आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई मेरा अभी मैकबुक लिया, उसका मेरा टाइम हुआ है 1 साल, ओके, और मेरी बैटरी लाइफ इसमें 150 साइकिल काउंट बता रही है, तो यार सर्विस रिकॉग्नाइज क्यों आ गया? ओके। तब वो सिचुएशन में बोलता हूँ कि भाई 150 बार तो आपने चार्ज किया है ना, तो उसमें से 100 बार तो आपने प्लग इन के साथ ही यूज़ किया है, अच्छा। जिसकी वजह से बैटरी को आपको हार्मफुल ज़्यादा किया है। ये सिचुएशन में आप एवरी टाइम चार्जिंग में प्लग इन करके मत यूज़ करो, और एवरी टाइम फुल चार्ज करके भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा पड़ा मत रखो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डेस्क पे काम होता है ना, डेस्क पे काम होता है ना, तो लोग पड़ा रखते हैं, यूज़ करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि भाई चलो चार्ज पे रख, पड़ा ही है ना, पड़े रहने दो, काम उसका कंटिन्यू होकर स्लिप में करके सीधा निकल जाते हैं, और चार्ज 100% ऑलरेडी हो चुका है। ओके। वो सिचुएशन में बहुत बैटरी को इश्यू करता है मैक। हाँ। बाकी ऐसा कोई मुझे दूसरा कोई प्रॉब्लमेटिक इतना आता नहीं है। ओके, ठीक है। आईफोन में बोला जाता है कि एक साइकिल काउंट करके एक चीज़ होती है, ये साइकिल काउंट क्या होता है और किस तरीके से उसका काउंटिंग किया जाता है? देखो, इसमें ऐसा है कि आप बोल रहे हो साइकिल काउंट किसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि फ़ोन हमने लिया, 100% बैटरी हेल्थ है हमारी, फ़ोन अच्छा है, नया है, एक बार हमने चार्जिंग प्लग इन किया, 10-15% हमारी बैटरी थी, उसको हमने 100% लेके गए, ओके, और वो पूरा का पूरा 100% हो गया, उसके बाद हमने अनप्लग किया, तो काउंट हो गया एक साइकिल काउंट। ओके, एवरी टाइम 100 होगा ना, वो साइकिल काउंट होगा। ओके, और वो 100% होने के बाद ही काउंट होता है। कभी कभार 98 पे भी काउंट हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं 100% ही होता है, बट 85, 75, 90
इशू नहीं आता है बैटरी में। उतना हम चार्ज करते हैं ना तो जनरली बैटरी इशू आता ही नहीं है, चलता है। बहुत सारे मेरे पास कस्टमर ऐसे पड़े कि लोग बोलते हैं कि मेरे तो ये 3 साल हो गया बैटरी अभी तक का टकाटक ही चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। मेरी बैटरी हेल्थ जो है वो मेरे को अभी तो 91 ही हुई है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी है जो मेरे को सीधा बोलते हैं मेरे फ़ोन को लिए हुआ 1.5 साल हुआ और मेरी बैटरी 85% हो गई है। वो कंपैरिजन में देखना चाहिए तो उसका चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है। वो लोग क्या करते हैं कि टाइप फुल चार्ज करते हैं, ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं, फिर चार्ज पर रख के यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आता है। देन साइकिल काउंट आपने मुझे बताया, वो बस वन टाइम फुल चार्ज होता है, 100% होता है, वो एक साइकिल काउंट हुआ, वो काउंट होता है। ओके, और अगर जो मैंने 20 से लेके 50 तक चार्ज किया तो ना वो इन बिटवीन अंदर ही रहता है, एक साइकिल काउंट पूरा नहीं होता है। फिर क्या होता है कि मान लो कि 50% आपने चार्ज किया, हाँ, फिर आपने यूज़ किया, फिर आपने 20% पे आप बैठ गए, फिर आपने पैसे प्लग इन किया, तो वो काउंट नहीं होगा। और जब तक 100% नहीं जाएगा तब तक काउंट नहीं होगा ओके। साइकिल काउंट। उससे बैटरी लाइफ स्टेबल रहता है, कोई इश्यू नहीं होता है, चलता है, बैटरी अच्छा चलता है। कॉमन इश्यूज जो एप्पल डिवाइसेस में आते हैं और लोग मैक्सिमम आपसे क्या रिपेयर करवाते हैं? मेरे यहाँ पे मोस्टली है ना फिजिकल डैमेज वाले ज़्यादा आते हैं। ओके। ऑटोमेटिक बंद होने वाले इश्यू कम होते हैं, पर फिजिकल डैमेज वाले, यानी कि अभी तो ग्लास मैकेनिज्म है, अभी रिसेंटली मेटल बॉडी आई, रिसेंटली अपने टाइटेनियम बॉडी लॉन्च किया, उससे पहले तो ग्लास मैकेनिज्म ही था। रिसेंटली फिजिकल डैमेज से ग्लास टूटने के केस ज़्यादा आते थे और उसके चक्कर में लोकल काम करवाते थे तो अंदर जो प्रॉब्लम हार्मफुल होता है फिर उसके प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, यानी कि बैटरी फूलने का इश्यू, रिस्टार्ट का इश्यू, बहुत सारे इश्यू जो आते हैं। बाकी जनरली मेरे पास फिजिकल डैमेज वाले ज़्यादा आते हैं। और कॉमन इश्यू की बात करें ना तो लोगों को क्या, एक तो सबसे पहले तो डस्ट का इश्यू ज़्यादा आता है, ईयर स्पीकर का डस्टिंग का होता है, लाउड स्पीकर का डस्टिंग होता है, चार्जिंग फ्लेक्स का डस्टिंग का होता है। ये सब इश्यू मेरे पास कॉमन आते रहते हैं, लोग आते ही है। मंथली मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं, मतलब 30-40% तो वही लोग होते हैं कि जिसका खाली सुनने का और बात करने का ट्रबल हो रहा हो डस्टिंग की वजह से। डस्टिंग की वजह। हाँ। सो आप कौन से डिवाइसेस को रिपेयर करते हो? हाँ, मैं एक्चुअली देखो, एप्पल में मैं मैकबुक रिपेयर करता हूँ, iMac रिपेयर करता हूँ, iPad रिपेयर करता हूँ, iWatch रिपेयर करता हूँ, iPhone रिपेयर करता हूँ, सिर्फ एयरपोर्ट्स को छोड़ के। ओके। रीज़न यही है एयरपोर्ट्स न करने का कि सक्सेसफुली रेशियो मेरे हिसाब से बहुत कम थे मेरे पर्सनली कम थे, क्योंकि बैटरी के इश्यू उसमें ज़्यादा आते, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते, और मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो होगा तो मेरे पास दूसरा लाएगा। ट्रू। तो उसकी वजह से मैंने एयरपोर्ट्स का काम नहीं करता। और मैं कस्टमर को भी सजेशन यही देता हूँ कि एयरपोर्ट्स का काम कराओ, उससे बैटरी की रिप्लेस करवा लो। ओके। अगर महंगा पड़ता है तो लोकल टेम्पररी सोल्यूशन करना चाहते हो तो वन टाइम आप ट्राई कर सकते हो। अदर्स वेंडर कर रहे हैं, अदर थर्ड पार्टी रिपेयर बहुत सारी जगह पे होता है, मैं नहीं करता पर्सनली, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते उसमें। ओके। इसलिए मैं नहीं करता। ओके, सो अहमदाबाद में तो बहुत सारे स्टोर्स है, ठीक है, तो कस्टमर आपके पास कैसे आते हैं, आपको कैसे ढूंढते हैं? मेरे वहाँ पे ना कस्टमर मेन जो है ना, मेरा रिव्यू बेस है, स्ट्रॉन्ग है। गूगल पे सर्च करते हैं कि नियर बाई कौन अच्छा रिपेयरिंग वाला है जो एप्पल का गैजेट्स रिपेयरिंग करते हैं, एप्पल की सभी डिवाइस रिपेयरिंग करते हैं। तो मैं क्या स्पेसिफाई मेरा एप्पल का है, तो लोग ढूंढते हैं, रिव्यू देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस, लोगों का कस्टमर का एक्सपीरियंस का रिव्यू जो लिखा होता है वो देखते हैं, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट करके मेरे यहाँ पे आते हैं। तो आपका रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, रिव्यू बेस मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ कर गया। हाँ हाँ, आपका सबसे बेस्ट सोशल मीडिया और वगैरह? वो तो मेरा रहता ही है, साइड बाय साइड, ए टू जेड, डे टू डे, डेली टू डेली, उस पर अपडेट रहता ही है, डेली टू डेली। मेरा एक काम होता है उसका भी अपडेट रहता है उसमें। ओके। हाँ, ऐसा कुछ न्यूज़ हो तो मेरा रहता ही है, पर मेरा मेन बेस जो है ना वो रिव्यू बेस है। रेपुटेशन पूरा का पूरा जो होता है वो पूरा का पूरा मेरा जो गूगल थ्रू ही आता है, कस्टमर बेस मेरा मोस्टली गूगल थ्रू है। ओके। दूसरी स्टेट से आपको लोग अगर जो अप्रोच करते हैं तो आप उनको कैसे सर्विस डिलीवर करते हो? हाँ, जो अदर स्टेट से कोई मेरे को इंक्वायरी करता है ना, तो हम पहले तो बोलते हैं कि उस पर बताना पड़ता है कि भाई एक्चुअली सर्विस सेंटर नहीं, ये थर्ड पार्टी रिपेयर है। परफेक्ट। लोगों को क्या, सीधा गूगल पे सर्च करते हैं ना, टॉप पे नाम आता है तो यही सोचते हैं कि भाई एप्पल का सर्विस सेंटर ही है। परफेक्ट। फिर हम क्लेरिफाई करते हैं कि ये थर्ड पार्टी रिपेयर है, पर यहाँ पे हमारे वहाँ ए टू जेड काम होता है। देन क्या होता है कि हम बोलते हैं उसको कि भाई आप पार्सल वहाँ से कर सकते हो, पार्सल की जिम्मेदारी भेजने की आपकी, यहाँ से हम भेजने की जिम्मेदारी हमारी। ओके। आप काम करवाओ तो ग्रेट है, ना करवाओ तो भी सेफली हम वहाँ पे भिजवा देते हैं। परफेक्ट। पार्सल के थ्रू हमारा आता है। कौन से स्टेट से अभी तक आपने काम अभी तक तो मेरे हिसाब से मेरे 3-4 स्टेट से ही बाहर से काम आया है। महाराष्ट्र से भी आया है, राजस्थान से भी आता है। यहाँ पे कौन सी सिटीज से? वहाँ पे उदयपुर से ज़्यादा आता है, उदयपुर से उदयपुर नज़दीक में पड़ता है, तो वहाँ से मेरे को ज़्यादा आता है। फिर महाराष्ट्र में है ना, पार्ट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा आता है कि भाई तू मेरे को है ना काम कर, मैं यहाँ पे चीज़ भेज रहा हूँ, खाली ये बंदे को तू ये पार्ट खाली दे देना।
ओके पार्सल कर देना इन शॉर्ट, ओके ये चीज़ का ज़्यादा आता है। फिर तमिलनाडु से भी आता है, जो यहाँ पे पहले रहते होते फिर वहाँ पे चले जाते हैं, फिर काम यहाँ पे ही करवाने का होता है तो वहाँ से लोग पार्सल कर देते हैं। ओके इससे अलग अलग सिटी से स्टेट से आते रहते हैं कामकाज। बट यहाँ पे जितना कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग है वहाँ से उतना लेवल का बाहर से नहीं है। ओके वो नहीं जाए क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है ना वो लेवल का, तो वो नहीं जाएगा। बट जो रेगुलर कस्टमर यहाँ पे जो थे वो बाहर जाते हैं, वो लोग बेचते। कुछ कस्टमर ऐसे भी है जो फॉरेन जाते हैं और वेट करते हैं कि यहाँ आने का हुए ना तो इसके साथ भिजवा देंगे, रिपेयर कर देगा ये भाई। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि रीसेल का वैल्यू ना है और डेट की स्क्रैप वैल्यू गिनते हैं। वो लोग रिपेयर कराने के लिए किसी अदर के पास भिजवा देते हैं कि भाई यहाँ पे काम निकल जाएगा अपना। क्या आपको फॉरेन से भी काम आता है? हाँ आता है ना। मेरे मतलब मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अभी तो फ्रेंड जैसे हो गए, बहुत सारे कस्टमर थे जो बाहर जाते हैं स्टडी करने के लिए, फिर वहाँ पे स्थायी हो जाते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं। अभी वो लोग क्या होता है कि डेढ़ साल में एक बार आना रहता है। अभी उसके जो सर्कल में बहुत सारे लोग यहाँ पे भी है, कम्युनिकेट होता रहता है। वो लोग वहाँ से रेफर करते हैं कि भाई तो अहमदाबाद में आरके में चले जाना, वहाँ पे तेरा काम निकल जाएगा। ओके फिर वहाँ से कोई इश्यू कुछ होता है कि भाई मेरे में यहाँ पे हूँ, यहाँ से फ़ोन कैसे भेजूँ। हाँ तो कोई भी उसका कोई आता जाता हो, रिलेटिव वगैरह आता जाता, उसके साथ पार्सल कर देते। फिर मैं यहाँ पे रिपेयरिंग करता हूँ, डेढ़ महीने यहाँ पे फ़ोन पड़ा रहता है, फिर रिपेयरिंग यहाँ पे ही करवाते। अच्छा हाँ मेरा एक मतलब फ्रेंड जैसा बन जाता है कि भाई तू ही कर देना, भले तेरे पास 15 दिन या 20 दिन फ़ोन पड़ा रहे पर तू कर देना, रिटर्न आएगा तो नहीं। रिसेंटली मेरा एक हुआ था, M1 मैकबुक था। हाँ एक बंदे ने जिसका क्या था कि वो भाई ये वहाँ उसका तो ग्रीन कार्ड है और यहाँ से अहमदाबाद में किसी ने उसको रेफर किया ओके कि भाई हमारे यहाँ पे आरके वाला है, अच्छा काम करता है, तू काम कर, तेरा M1 का वहाँ पे क्या था, एप्पल लोगो स्टॉक हो गया था M1 का। ओके जो इश्यू था वो बग का कोई इश्यू था, वो iOS का कोई इश्यू था। ओके अब वहाँ पे एप्पल स्टोर में गए तो उसने सबसे पहले तो वही बोला कि भाई इसको डायग्नोस करने का भाई फाइन लगेगा, मतलब चार्ज लगेगा। ओके तो बोला भाई मैं चार्ज तो दे दूँ, सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। हाँ तो बोला वो तो डायग्नोस करके पता चला। तो उसने वहाँ पे चार्ज भी दिया और डायग्नोस भी करवाया, बोला कि लॉजिक बोर्ड का इश्यू है। हाँ तो यहाँ पे किसी ने रेफर किया कि भाई तू जब भी आए ना तब मैकबुक लेके आना या फिर किसी के थ्रू मैकबुक भेज दे, यहाँ पे आर्क में दिखा देगा। ओके उसने वहाँ से ना किसी और को साथ भिजवाया और अच्छा। मैं हाँ यहाँ पे अहमदाबाद में चांदखेड़ा में किसी के साथ भिजवाया और मैं वहाँ पे गया, ओके लेके आया मैं मैकबुक और मैंने उसके मैकबुक को पूरा का पूरा एनालिसिस किया, डायग्नोस किया। iOS का प्रॉब्लम था, मैंने बोला भाई हो जाएगा, OS का इश्यू है, कोई ज़्यादा नहीं है मसला। तो बोला ना, उसने बोला कि कैसे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, उसने मेरे को डायग्नोस तो मुझे मत लॉजिक बोर्ड का बोला है। मैंने बोला है मैंने डायग्नोस किया है। तो बोला हाउ मच, मैंने बोला जितना आपने डायग्नोस दिया उससे तो बहुत कम है, इसका चिंता मत करो। बंदे ने लिटरली वीडियो कॉल किया अच्छा कि भाई तू मेरे को देखा, तू सही बोल रहा है। मैंने बोला भाई मैं सही बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल करके बताया कि यार खतरनाक। उसका मेरा रिव्यू भी है गूगल पे, तो उसने क्लियरिफाई करके पूरा पेज पढ़ के लिखा कि भाई मैं एक्चुअली आरके एप्पल पे से सेटिस्फाई हूँ, किसी को हो तो आप डेफिनेटली आरके एप्पल में जाओ। ओके क्या नाम था बंदे का? शायद जयेश भाई या जयती भाई समथिंग था, नहीं वो था ना। एक्चुअली मैं तो क्या है, ये भाई पूरा पूरा हमारा मैनेजमेंट संभालता है। अब मैं रिपेयरिंग टेक्नीशियन हूँ तो मैं मैनेजमेंट का पूरा पूरा मेरा बंदा संभालता है। ठीक है, आपकी कोई कस्टमर की सक्सेस स्टोरी बताओ, जो कस्टमर आया था बट वो एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया। हाँ है ना, एक है हमारे समोमेम करके, वो है ना बेसिकली वो केरला से, ओके दुबई में रहते थे, अभी यहाँ पे अहमदाबाद से शिफ्ट हुए, ओके मतलब 3-4 साल से शिफ्ट हुए। तो हमारी शॉप पे एक बार आया बैटरी डलवाने के लिए, बैटरी उसको डाल के दिया। उसने हालांकि 6 महीने में फ़ोन रिप्लेस कर दिया था। अच्छा हाँ, पर उसका ट्रस्ट इतना बढ़ गया था कि भाई कुछ भी टेक्निकल रिगार्डिंग काम होना तो आरके में जाने का। फिर उसके रेफर में दूसरे को भेजा, ओके उसके फैमिली को में भी 2-3 लोगों को था, उसको भी मैंने काम किया। ओके फिर साल में कम से कम एक बार ऐसा नहीं हुआ है कि 5-6 बार वो लोग आए ना हो। ओके हाँ, पर कंटिन्यू कम्युनिकेशन रहता है। कुछ भी चीज़ होता है ना, नया फ़ोन लेने का हो ना, तो भी हमारे बंदे को फ़ोन करता है कि भाई आरके वाले भाई बताओ ना कौन सा फ़ोन ले, आप बताओ ना लेना है। ओके इवन रिसेंटली तो एक डेल का लैपटॉप लेना था ओके और मैकबुक सेकंड में लेना था, तो भी कॉन्टेक्ट किया कि भाई क्या करें। मैंने बोला मैम हम है ना ओनली रिपेयर का करते हैं, हाँ रीसेल का नहीं करते। नहीं आप इतना बड़ा कर रहे हो, कुछ होगा तो सिर्फ मुझे रेफर करो। मैं रेफर नहीं करना है, साथ में लेके नहीं ला देते। रेफर में क्या होता है कि पूरा पूरा हमारे पास, उससे बेटर हम ही खुद लेके देवे ना, वो अच्छा है। फिर हमारा क्या है कि आरके वाला बंदा हमारा जो है हाँ साथ में ले गया, गाड़ी में उसकी बैठ के साथ में ले गया, मैं पूरा लैपटॉप दिलवाया आया। फिर बाहर तब से लेके 3 साल से 4 साल हो गए अभी तक के, कम से कम साल में 10 से 12 बार तो कम से कम आते ही है। तो जब भी आते कुछ ना कुछ लेके आते, इतना मतलब अच्छा बॉन्डिंग है कि भाई कुछ भी होता है। और
कभी कभार क्या होता है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर काम का जो ना, तो हम गिनते भी नहीं है और गिनना भी नहीं चाहिए। रिटर्न कस्टमर हो हम गिनते भी नहीं है, छोटा मोटा काम गिनते भी नहीं है। कस्टमर हो या रिटर्न कस्टमर गिनते भी नहीं है। पर वो आते हैं ना, उसका भी हमें देते हैं कि नहीं यार आपने काम किया है, तो इतना मतलब वो रखते हैं हमारा, और हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ऐसे कस्टमर बेस हमारा रहे ना, तो हमें आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो एक अच्छा है, अभी तक वो रिलेशन बॉन्डिंग है। कुछ भी होता है आर के में जाओ, आज की डेट। इवन मैं फोन करूँ रात को तो बोलो राहुल भाई શું છે, કઈ કામ હતું તમારે અત્યારે? ये तो बोलना पड़ता है कि मैम आपका ये चीज था, वो इधर ये पड़ा है, आप ले जाओ। तो वो आके ले जाएगा भाई, उसका चिंता मत करो। इतना मतलब फ्रीली कि यहाँ पे आए, मैं तो अंदर काम कर रहा था, अब ये हमारा मैनेजर है, हेमंत भाई बाहर बैठे थे, तो बोला कि आर के किधर है? बोला काम कर रहा है। तो कि आर के होल आर के फिलिप एप्पल फैमिली को भी घर पे खाने के लिए आना है। बोला तो मैं तो अंदर बैठे बैठे सो गया। बेटे बोला क्या कुछ है घर पे, कुछ दावत बावत है तो बताओ क्या है मतलब। तो बोला नहीं ऐसे ही शौक से खाने के लिए पाओ। मैं ठीक है आ जाएंगे। अब मैं तो यहाँ पे काम में पड़ा रहता हूँ, तो हमारे साहब को भेजा। मैंने बोला भाई तू जाके, जैसे तो रखना पड़ता है, मान रखना पड़ता है, तू जा। और उसका आग्रह था, 2-3 बार बोला था भैया पाओ। तो हेमंत भाई को मैंने बोला जाओ, भेजा, फैमिली के साथ भेजा, मस्त खाना वाना खा के आए। कस्टमर भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गया, और मजा आ गया। आए वो तो मैंने बोला मैं जाऊंगा तो काम कौन करेगा। और कस्टमर से भी बात किया, मैंने बोला आपने यार क्या जरूरत थी उसकी? थी नहीं यार ऐसा नहीं होता है, हमारा भी ऐसा नहीं होता है, मन होता है तो हम बोल देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ऐसा क्या है। और हमारा काम का काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं काम का वो लोग। और हम भी उसके जो भी काम होता है ना, वो ध्यान से कंप्लीट खातिरपूर्वक काम करते कि भाई इसमें उल्टा ना मारे, बाकी सब चीज़ों का ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना रिलेशन में काम करना मतलब बहुत ध्यान वाला काम है, तो उसके साथ एक रिलेशन जैसा बन गया फैमिली मेंबर। सो हर कस्टमर के साथ अलग ही रिलेशन बन गया है अब तो। हाँ, मेरे को कस्टमर काम करवाए ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वही होता है कि कस्टमर फिर से दूसरी बार दूसरा कोई काम भेजे। बराबर है कि भाई इसने, मेरे को कस्टमर बोलता है ना कि ये भाई नहीं भेजा था, एक्चुअली मैं ना बहुत सारे कस्टमर को बोल चुका हूँ, अच्छा इसने भेजा था, ओके एक्टिंग करना पड़ता है भाई, हाँ भेजा होगा, मानना पड़ता है कि भाई भेजा होगा, ऐसा कुछ। फिर मैं कभी कभार तो ऐसा भी सीन सपाटा भी हुआ है, अच्छा वो एडवोकेट जल्पेश भाई ने भेजा था, नहीं एडवोकेट नहीं है डॉक्टर है। हाँ शायद वो 2-3 है ना नंबर जल्पेश भाई, इसलिए ऐसा बोल के उसको मनाना पड़ता है, बैठते काम करवाते हैं। फिर वो डॉक्टर से बात भी करवाते ओके कि राहुल भाई मान तो रखो, आप जो बोलो आपने बोला वो कर देते, फिर काम निकाल देते हम इसका। कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर का तो पहले हम देखते हैं। हाँ गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ हुई है, उसको सुधार के हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर जो किसी को आपके यहाँ पे रिपेयर करवाना हो कोई भी डिवाइस, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले तो कस्टमर हमें सर्च करता है गूगल पे, बेस्ट रिपेयर वाला कौन है कौन नहीं, देन कॉन्टेक्ट करता है हमें। तो हम कॉल पे बात करते हैं, उसको हमारा हम काम समझाते हैं। फिर यहाँ पे कस्टमर आते हैं, उसका पूरा डिटेल लिखते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या था पूरा पूछते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन पे उसके सामने ही करते। ओके कि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, आपके फ़ोन की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, आपने कहीं और दिखाया हुआ है। कस्टमर अपना खुद का पूरा पूरा बताता है, देन हम पूरा उसका डिटेल लिखते कि भाई आपका गैजेट्स में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसके लिए डायग्नोस करना ज़रूरी है। कस्टमर कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि भाई सामने डायग्नोस करो, हम सामने डायग्नोस कर देते हैं। उसके बाद होता है पूरा रिपोर्ट जनरेट करते हैं एक्सपेंसेस का, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है आपके गैजेट्स में, क्या क्या प्रॉब्लम पड़े थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, वो पूरा का पूरा हम बताते। फिर कभी कभार कस्टमर को एक्सपेंस थोड़ा हाई भी लग जाता है, अपने हिसाब से चलता है कस्टमर, तो हम वो सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपको अगर ठीक नहीं लगता है कोई बात नहीं, उसके सामने ही डायग्नोस करके उसके सामने ही पूरा का पूरा गैजेट्स पैक करके उसको रिटर्न दे देते। ओके विदाउट एनी एक्सपेंस, नो चार्जेबल। डायग्नोस का मेरा पहले से मेरा कोई डायग्नोस का चार्जेस नहीं है। उसको बोलते भी है कि आप कल जाके आप कहीं और पे जाओ और आपको गलती से भी कोई बोले कि इसमें से एक छोटा सा स्क्रू भी मिसिंग है, उसके जिम्मेदार हम है। बराबर, उतने श्योरिटी के साथ हम रिटर्न कस्टमर भी हम श्योरिटी के साथ बेचते कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई यहाँ पे गए थे और हमारा गलत हुआ। ओके और तो आपका फ़ोन का जो डिलीवरी होता है वो कितने टाइम में होता है? मेरे हिसाब से मान लो मेरा सेम डे रिपेयर होता है, मोस्टली सेम डे रिपेयर होता है। मैकबुक हो या आईफोन हो या आईपैड हो या आईवॉच हो, मोस्टली सेम डे। मेजर इश्यू होता है कस्टमर से बात कर लेते हैं हम। अच्छा, मेजर इश्यू होता है कस्टमर को बोल देते हैं कि भाई आपके गैजेट्स में इतना इश्यू है, तो मेरे को 1 दिन का और टाइम चाहिए होगा, 2 दिन का और टाइम चाहिए होगा, और 1 दिन में रिपेयर हो जाते तो 1 दिन मेरे को टेस्टिंग के लिए भी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम ऐसे रैंडमली हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम टाइम ले लेते हैं।
तो आप मैक्सिमम कितने कभी अभी तक मैक्सिमम डेज आप कितने गए, 2-3 दिन मैक्स हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि यार 1-2 वीक तक? हाँ, ऐसा होता है। किस चीज़ में होता है कि कस्टमर हमें देके जाते हैं और बोलते हैं कि राहुल भाई मैं 15-20 दिन तक या महीने तक मैं बाहर हूँ, आने के बाद ले जाऊँगा। तो हम रिपेयर करते तो रख ही देते, बराबर है। टेस्टिंग करते हैं, रिपेयर करके रख देते। फिर कस्टमर आते हैं, लेके जाते हैं। और वो क्या होते हैं, हमारे मोस्टली वो रिटर्न कस्टमर मेरे होते हैं। मतलब मेरे यहाँ पे काम करवाया हुआ हो और उसको उतना भरोसा हो तो वो देके जाते हैं। बराबर है। बाकी तो मैक्सिमम हर चीज़ 1 से 2 दिन में मैं मोस्टली प्रोबेबली यही ट्राई करता हूँ कि 1 डे में करूँ। सुबह काम लिया हो, शाम को फ्री करूँ। मैं मोस्टली ये ट्राई करता हूँ। अच्छा, चाहे रात को 8 बजे या 12 बजे, मैं ट्राई वही करता हूँ। ओके। मैकबुक हो तो मैकबुक, आईमैक हो तो आईमैक, वॉच हो तो वॉच, आईफोन हो तो आईफोन, व्हाटएवर कुछ भी। एप्पल सर्विस सेंटर में और आर के एप्पल रिपेयर्स में क्या बेनिफिट एंड डिफरेंसेस कोई कस्टमर को मिलते हैं? कोई लोग बिलीव करते हैं कि नहीं यार हमें तो सिर्फ एप्पल सर्विस सेंटर में ही देना है, वो काफ़ी ट्रस्टेबल है। तो ये बिलीव भी बहुत सारे लोगों में है। तो आर के एप्पल उससे क्या बेनिफिट और डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है? हाँ, देखो सर, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले कस्टमर अगर वारंटी में फ़ोन होगा ना, तो मैं ही सामने से बोलता हूँ कि आप सर्विस सेंटर में दो, अच्छा। क्योंकि वारंटी में है। हाँ, फिजिकल डैमेज है तो वन टाइम वहाँ पे तो एटलीस्ट आप जाओ ही, एक बार तो वहाँ पे आप जाओ ही, ताकि आपको आइडिया है। कोई भी चीज़ को एक बार डायरेक्टली, हाँ हाँ, भरोसेमंद हमारे एक बार काम करा, भरोसे हो गए, उसके बाद दूसरी बात और ठीक है। बाकी एक बार तो एप्पल डिवाइस गैजेट्स वाले को तो एक बार तो सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए 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 ही। उन लोगों को आइडिया है कि भाई हम थर्ड पार्टी रिपेयर करवाते हैं और एप्पल सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग करवाते हैं, डिफरेंट क्या है। सबसे पहले डिफरेंट बताता हूँ मैं क्या होता है कि पहला तो है ना, उसका खुद का पॉलिसी होता है, डायग्नोस चार्ज का होता है, फिर रिप्लेस का पॉलिसी होता है, रिपेयरिंग का अगर होता है तो वारंटी में होता है, वो डिवाइस का रिपेयरिंग का होता है। और मान लो कि वारंटी में नहीं है, वारंटी वाइड है नहीं डिवाइस, वो रिपेयर करना है तो उसका चार्ज भी बहुत मच मोर हो जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से कस्टमर यही सोचता है कि मैं प्रोडक्ट को रिपेयर कराऊँ, उससे बेटर है कि रिप्लेस नया ले लो। वो लेवल का बहुत हाँ, ज़्यादा रेट। जिसकी वजह से, और आर के एप्पल में क्या बेनिफिट है कि सबसे पहले तो हमारा यही है कि श्योरिटी, पार्ट्स की, अपनी वो सर्विस की, 100% जेन्युइन एप्पल पार्ट। और चीज़ की, कि क्या है कि भाई कोई काम आए, मतलब कोई कस्टमर आए, सबसे पहले तो मेरा डायग्नोस चार्ज नहीं है, चेक करने का मेरा कोई चार्जेस नहीं है। एप्पल वो सर्विस सेंटर वाले उसका भी चार्जेस होता है उस लोगों का, डायग्नोस चार्जेस होता है, वो भी लेते हैं डायग्नोस चार्ज। थर्ड पार्टी रिपेयर में बहुत सारी जगह पे भी होता ही है, ऐसा नहीं होता है, पर मेरे यहाँ पे नहीं है। ओके। रीज़न खाली इतना नहीं है कि मैं पहले से काम को विदाउट एनी डायग्नोस चार्जेस वगैरह कर रहा हूँ कस्टमर बेस बनाने के लिए, कि चेक करने का चार्जेस, मेरा रूल्स ऐसा है। अलग अलग लोगों का, सबका खुद का, कंपनी का अलग अलग होता है पॉलिसी। मेरा पॉलिसी ऐसा है कि डायग्नोस चार्ज पहला नहीं है। दूसरा कि डिवाइस जैसा है वैसा ही उसको रिटर्न मिलना चाहिए, रिपेयर नहीं होता है तो भी मिलना चाहिए, रिपेयरिंग है तो श्योरिटी के साथ मिलना चाहिए कि पार्ट से न्यू नहीं भाई, कल जाके कहीं और श्योरिटी करा तो उसको ऐसा दिमाग में ना आया कि मेरे साथ एक गलत हुआ। दूसरा कि रिपेयरिंग करने के बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कम से कम 100 दिन की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप गारंटी लेता हूँ। अभी मैंने रिपेयरिंग किया है 100 दिन दरमियान, मेरे पास तो 200 दिन भी बाद भी आता है, 1 साल के बाद भी आता है, उसका मेरे पास भी रिकॉर्ड पड़ा है कि मैं 1 साल के बाद भी प्रॉब्लम आया तो उसमें मैंने रिपेयरिंग की है। ओके। कस्टमर बोलते हैं, पैनिक हो जाता है कि यार राहुल भाई ऐसा थोड़ी होना चाहिए भाई, 1 साल में मेरा बिगड़ गया, मैकबुक नहीं बिगड़ना चाहिए, पर प्रिकॉशन ऐसा नहीं रखते, मेंटेन ऐसा नहीं करते तो बिगड़ता है, टेक्निकल चीज़ है। तो उसको भी हम सपोर्ट देते हैं, वो काम को भी हम रिपेयरिंग करके रिपेयरिंग कर लेते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो अगर जो अपने एप्पल सर्विस सेंटर के चार्जेस के कंपैरिजन करें तो मेरा 20% भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दैट्स फैक्ट। ओके। हाँ, एक कभी कभार आप नॉन कस्टमर बन के देख लेना, मेरा 20% भी उसी हिसाब से, उसके रेट के लेवल पे 20% मेरा नहीं होगा। अच्छा, इतना क्योंकि अफोर्डेबल मार्केट को देखने का होता है। मैं तो ऑथराइज सर्विस सेंटर लेके नहीं बैठा हूँ, मेरा प्राइवेट है, मेरा मतलब थर्ड पार्टी रिपेयर है, तो हमें सबका देखने का होता है कि कस्टमर एक्चुअली का काम क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस लेवल पे सेटिस्फाई होगा, वो सब चीज़ों का मेरा देखने, सर्विस पे पूरा मेरा मेंटेन करता है। और उसमें अब आप इस सब में जेन्युइन पार्ट्स हम पूरा का पूरा पार्ट जेन्युइन प्रोवाइड। कोई थर्ड पार्टी पार्ट आता है, ऐसा नहीं है, कस्टमर को हम बोलते हैं, कस्टमर को बोलता है कि मेरे को भाई राहुल भाई टेम्पररी चलाना है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, मेरे को वैसे भी लॉन्च नया हुआ है, लेना है। ओके। तो बोलते हैं कि राहुल भाई थर्ड पार्टी रिपेयर डाल दो, थर्ड पार्टी पार्ट्स डाल दो, कोई मेरे को इश्यू नहीं है, उसका परमिशन लेके हम पूरा पार्ट्स डाल देते और चालू करके भी दे देते। ओके, तो जो रेट होता है जो आप देते हो जेन्युइन पार्ट्स का, उससे भी हाफ हो जाता है उसका? हाफ तो हो ही जाता है पार्ट्स का। तो अगर जो एप्पल सर्विस सेंटर में और आप में देखने जाए तो बेसिक मेन डिफरेंस जो है
वो है प्राइस एंड Price. अफोर्डेबिलिटी का, हाँ, जो एप्पल सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा बहुत लेता है। ज़्यादा है। और सेम सर्विसेज हर एक चीज़, आप वो हर चीज़ यहाँ पे हाँ, आपके आर के एप्पल में देते हो। हाँ। इसमें क्या होता है कि एप्पल सर्विस सेंटर और थर्ड पार्टी रिपेयर यानी कि आर के एप्पल रिपेयर में फ़र्क ये होता है कि टाइम का बहुत फ़र्क होता है। हम क्या मोस्ट प्रोबेबली ट्राई यही करते हैं कि सेम डे, मोस्टली मेरा सेम डे ही रिपेयर होता है। मेजर इश्यू है तो 1-2 दिन लग जाते हैं। और उनका प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले डिवाइस को सबमिट करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं, फिर उसके जो चार्जेस होते हैं कस्टमर को बताते हैं। फिर उसके बाद वो अगर मान लो कि कस्टमर एग्री होता है तो वो लोग भेजते हैं अपने ऑथोराइज स्टोर पे। उसका सर्विस स्टेशन और ऑथोराइज सर्विस स्टेशन और वर्क स्टेशन अलग अलग रहता है। अच्छा, फिर वो लोग वहाँ पे भेजते हैं फ़ोन को, ओके। उसके बाद वहाँ पे रिपेयर हो जाता है। तो ये प्रोसीजर में उसका 8-10 दिन में भी लग जाता है, ज़्यादा भी लग जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर एवरेज 3-4 दिन तो मिनिमम लगता है। मैं तो 8-10 दिन आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 3-4 दिन तो लगता ही है। टाइम लेस हमारा प्रोसीजर है और उनका थोड़ा टाइम लग जाता है। उसकी कंपैरिजन में आपका सिर्फ वन बहुत डे डिलीवरी हो जाता 1 डे तो इनफ हो गया मेरा। है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप वहाँ पे अगर कोई गैजेट्स लेके जाओगे ना एप्पल का, सबसे पहले तो आपका डेटा क्या है अच्छा, वो भूल ही जाओ आप कि आपको डेटा मिलेगा। क्योंकि वो लोग पहले ही अपने को क्लियर बोलते हैं कि भाई आप मोबाइल सबमिट करो, आपने बैकअप लिया। हाँ। मोबाइल बंद होगा तो बैकअप तो लेने का कोई है ही नहीं। अगर चालू होगा, अगर छोटा मोटा माइनर प्रॉब्लम होगा ना, उसके लिए भी ये लोग बैकअप बुलवाते हैं कि हम बैकअप लेके मेरे को डिवाइस दो, देन हम रिपेयरिंग आगे करेंगे। अगर बैकअप लेके हम रिपेयरिंग, अगर बैकअप, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं कि सॉफ्टवेयर से भी सॉल्यूशन हो जाते हैं। बट वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वही करवा दे कि डेटा आपका वाइप। मगर मान लो कि सडनली फ़ोन बंद हो गया, जो हमारे यहाँ पे सडनली फ़ोन बंद हो जाता है तो विदाउट लास्ट ऑल डिलीट बर किए बगैर पूरा फ़ोन रेडी चालू होता है हमारे यहाँ पे। और वहाँ पे सबसे पहले तो डेटा का ही कम होगा, डेटा वाइप आउट पहले होगा, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो रिसोल्व करेंगे वो लोग। तो आप पर्सनली यहाँ पे डेटा बैकअप में लेते हो या कस्टमर को ही बोल देते हो? एक्चुअली मेरे यहाँ पे जो हार्डवेयर प्रॉब्लम सडनली बंद वाले आते हैं ना, इसमें डेटा बैकअप लेने की जरूरत होता ही नहीं है, क्योंकि फ़ोन बंद होता है तो बैकअप कहाँ से लेंगे। और फ़ोन चालू करने में मेरे को नहीं लग रहा है कि डेटा चला जाएगा। अच्छा है सर। डेटा हेजिटेस रहता है, फ़ोन बंद हुआ है, फ़ोन में स्टोरेज डिवाइस का प्रॉब्लम होता है तो डेटा जाता है। फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है वो तो फाइंड आउट करना तो बाकी है ना। उससे पहले तो मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता कि भाई डेटा चला जाएगा, है तो बोल भी नहीं सकता तेरा डेटा चला जाएगा। हाँ, हालांकि हम काम करना स्टार्ट किया तब जाके अपने को प्रॉब्लम दिखा कि भाई इसकी स्टोरेज डिवाइस में भी प्रॉब्लम है। वो सिचुएशन में कस्टमर को हम फ़ोन करके बोलते हैं, पर वो 99% केसेस में नहीं होता है ऐसा, सडनली बंद फ़ोन वाले केसेस में। वो सिचुएशन में कस्टमर को हम फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई आपका डेटा जाने का चांसेस है, चाहेगा 100% नहीं। क्योंकि कस्टमर फ़ोन सडनली बंद होने का रीज़न, सडनली फ़ोन बंद होते हुए रिपेयरिंग कब करवाता है कि उनका अंदर इतना इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सब फ़ोन इंपॉर्टेंट होता है, पर आज के टाइम में सेकेंडरी फ़ोन हर कोई गैजेट्स रखता ही है। पर वो फ़ोन को प्राइमरी रख के वो लोग रिपेयर कराते हैं कि भाई मेरा एज इट इज़ डेटा रिटर्न आ जाए और मेरा कंप्लीट काम रेगुलरली चालू हो जाए। तो वो सिचुएशन में कंपेरिजन के लिए मेरा थोड़ा आगे है। और आपका कस्टमर और रिलेशन? मेरा कस्टमर, हाँ, का मेन थिंग है कि मेरे यहाँ पे कोई कस्टमर आता है ना, एज अ फ्रेंड की तरह ही बन जाता है। एक कस्टमर रिलेशन मेरा एकदम बॉन्डिंग है कि एक बार कस्टमर काम करवाता है तो दूसरी बार एग्री होता है कि यार के वहाँ पे जाओ तो कोई ट्रस्टेबल बन जाता है, पूरा पूरा ट्रस्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है। दूसरी बार आता है तो प्राइस के लिए बात नहीं करता है कि भाई तो अपनी हिसाब से देख लेना, ज़्यादा लगता है तो क्लियर बोल भी देते हैं कि राहुल भाई थोड़ा समझ, हम समझते भी है क्योंकि हमको उसको पकड़ के रखने का होता है। और हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कस्टमर बेस। परफेक्ट। अगर कोई कस्टमर ही हैप्पी नहीं जाएगा तो फिर हमारा काम भी नहीं चलेगा ना। ट्रू। और एप्पल सर्विस सेंटर वाले को क्या पूरा कंपनी लेके बैठे हैं, उन लोगों का कुछ और पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन होता है, वो कंपनी को, एम्प्लॉय को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से उसका अलग चलता है। और हमारा थर्ड पार्टी रिपेयर रहता है, हमको क्या पूरा मार्केट एनालिसिस करके चलना पड़ता है। हम खुद का रूल्स चला नहीं सकते इसमें कि भाई तेरा एज होगा, इतना पैसा होगा और तेरे को करवाना है तो करवा, ऐसा नहीं चल सकता है, बल्कि वहाँ पे ऐसा चलता है। अच्छा, तो वो लोग का एक्चुअल जो एप्पल ऑथोराइज सेंटर होता है वो है। हाँ, तो इसकी वजह से जो भी एप्पल ने रूल्स बनाए हैं, जिस पेमेंट फॉलो करना पड़ता है हम लोगों वो को, 100% फॉलो करना ही पड़ता है। दूसरा ये भी है कि एप्पल जो है, एप्पल सर्विस सेंटर, वो लोग क्या है कि 5 साल के अंदर की जो डिवाइस होते हैं ना, वही जो लोग रिपेयर करते हैं। अच्छा, फिर उससे पहले डिवाइस को लोग विंटेज बोल देते हैं, ओके, रिपेयरेबल नहीं, वो रिप्लेसेबल नहीं है। अच्छा, हम फोर्सफुली बोलेंगे कि सर मेरे को रिप्लेस कर दो एटलीस्ट, रिप्लेसेबल भी नहीं है क्योंकि विंटेज बोलेंगे डिसकंटिन्यू कर देते प्रोडक्ट को। ओके, तो वो लोग भी उसमें सपोर्ट नहीं देते। और हमारे यहाँ पे जब से चालू हुआ ना, तब से अभी तक का जो कोई मैकबुक या फिर कोई भी एप्पल का कोई भी डिवाइस आए ना,
आईफोन 5 या कोई भी? सब iPhone 4S, 5S, 3GS, 2GS कोई भी आए ना, उसको हाथ में पकड़ के तो जवाब देती है कि सर इसका एक कुछ हो सकता है, क्या इसका एक कुछ नहीं हो सकता है, क्या इससे कुछ करने के लायक है भी नहीं सर। पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्वेशन करके हम बताते दिखाते भी है कि भाई प्रोडक्ट के हिसाब से आप ये मत करो, प्रोडक्ट के हिसाब से आप एक करो। परफेक्ट। पूरा का पूरा हमारा सपोर्ट क्या रहता है कि कस्टमर आए ना तो एटलीस्ट 5 मिनट तो खड़े रह के जाए, ऐसा नहीं कि वहां से ही चला जाए। हमारा मेन कंसर्न यही रहता तो आईफोन 5 अगर जो किसी को रिप्लेस करना हो तो है। आज की डेट में हम रिपेयर करते हैं। अच्छा, iPhone 5 आज की डेट में भी हम बोलते हैं ना, कोई मेरे को डिस्प्ले डालना है, बोला है ओरिजिनल डालना है, हम बोलते हैं भाई डुप्लीकेट रहने दे भाई, इसमें ओरिजिनल डालने का कोई मतलब नहीं है, पुराना विंटेज मॉडल हो चुका है, इसके पार्ट्स मिले ना मिले तेरे को मैं चालू कर देता हूँ। हम आज की डेट में चालू करके देते गैजेट्स को। iPhone 5s। ओके, आपके पास अभी तक कोई किस्सा है जहाँ पे किसी ने थर्ड पार्टी, कोई बाहर दूसरी वाली शॉप में किसी ने फ़ोन रिपेयर करवाया हो एप्पल का और उसने कोई मेजर इशू फेस किया हो? हाँ, रिसेंटली मेरा एक हुआ है, कस्टमर है मेरे। ओके। अभी तक मैं उसे मिला भी नहीं हूँ। अच्छा। कस्टमर है और कस्टमर ने पूरा का पूरा बात बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर का iPhone 14 था। ओके। कई सड़क पे जा रहे थे, स्लिप हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया। उसके बाद कस्टमर का इंश्योरेंस भी था, एप्पल केयर इंश्योरेंस, और वारंटी में भी फ़ोन था। अच्छा। EMI पे फ़ोन चल रहा था, अभी रिसेंटली 4 महीने हुआ है। अच्छा। फिर उसने क्या किया कि भाई मैं एप्पल सर्विस सेंटर में दूँ, उससे पहले मेजर ना हो ना तो मैं लोकल शॉप पे चेक करवा देता। चेक करवा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है अंदर मेरे को। ओके। तो उसने लोकल शॉप पे गए, बाहर बोला कि भाई ये मेरे को इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या मुझे बताओ। तो लोकल शॉप वाले ने पूरा फ़ोन को देखा, डायग्नोस किया, फिर उसको कुछ खर्चा बताया होगा। ओके। खर्चा बताने के बाद इसने रिटर्न ले लिया। उसके बाद गए सर्विस सेंटर पे, सर्विस सेंटर में बोला कि मेरा तो एप्पल केयर प्लस है। ओके। तो एप्पल वालों ने ले भी लिया। हाँ। फिर चलो ठीक है। फिर जो है एक्चुअली स्टंट हुआ वो भी बताऊँ मैं आपको। फिर गया उसके वर्क स्टेशन पे फ़ोन, बराबर। देन वहाँ पे जाके बोलते हैं कि इसमें फ़ोन में एक लेवल हद लेवल का R&D कर दिया है, ये फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता है, आपने ऑलरेडी बाहर खुलवा दिया है, थर्ड पार्टी रिपेयर खुलवा दिया है फ़ोन को। ओके। उसमें बहुत सारा छेड़छानी किया हुआ है, अच्छा। तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ से रिटर्न आया फ़ोन, ओके। कस्टमर को रिटर्न मिला। कस्टमर था पैनिक ओके। कि अभी क्या करे यार, मेरा तो अभी तो हार्डली 3 EMI महीना हुआ है, EMI चालू है मेरा, अभी फ़ोन भी नहीं है और EMI भी जा रहा है, इसका करे तो करे क्या। देन गूगल पे उसने सर्च किया कि भाई नियर बाई बेस्ट रिपेयर कौन है कि जो एप्पल गैजेट्स रिपेयर करता है। देन अपना नंबर लगा, अपने को कॉल किया उसने। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को पहले गैजेट्स चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करे बगैर आपको नहीं बताऊंगा। ठीक, इसने पूरा मेरे को स्टोरी बताई, ये चीज़ सब पूरा बताया उसने मुझे। मैं समझ गया क्या मसला हुआ, पूरा मैं समझ गया किस चीज़ के कैसे उसने प्रोसीजर किया, वहाँ तक मैं पहुँच गया। मैंने माइंड में वही रीड कर लिया था, क्योंकि बोला मेरे पास आए ना, सबसे पहले मैं फ़ोन खोलने से पहले वीडियो उतार के फ़ोन को खोल के कस्टमर को भेजूंगा कि भाई मैं फ़ोन खोला है, ये कंडीशन है। परफेक्ट। ताकि दूसरी जगह पे डैमेज ना हुए। पहली बार तो वहाँ पे पहली जगह पे डैमेज तो अच्छे हो गए। तो फिर कस्टमर को मैंने बोला मेरे पास आया पार्सल, ब्लाइंडली कस्टमर ने भरोसे पे मेरे को यहाँ पे पार्सल कर दिया। मैंने फ़ोन खोला, फ़ोन में लिटरली स्क्रू नहीं थे, पूरा फ़ोन खुला। मैंने एटलीस्ट स्क्रू तो फ़ोन में चाहिए थे। अच्छा, पूरा फ़ोन खुला। एप्पल प्लस से आया वहाँ से नहीं, थर्ड पार्टी रिपेयर किया था और एप्पल वाले को दिया था। एप्पल वाले थोड़ी यार ऐसे ही मना ना करे, बराबर। सब दिख रहा है तो कोई मना ही करेगा ना। ओके। वो इतना बड़ा ब्रांड लेके बैठे हैं तो उन लोगों को सब मशीनरी, उसके बाद हाई क्लास की मशीनरी होते हैं। फ़ोन को हटते ही बोलते थे कि भाई होगा ये नहीं होगा। बराबर है। तो उन लोगों ने वहाँ से रिजेक्ट कर दिया, वो तो होना ही था। परफेक्ट। एक्चुअली गलती कस्टमर की थी, उनको ऐसा लगा कि मेजर नहीं होता है तो मैं लिपटा लूँ। और सबसे बड़ी गलती थी थर्ड पार्टी रिपेयर वाले की, उसने अंदर उलट पुलट कर दिया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। फिर मेरे यहाँ पे आया, मैंने उसको बोला कस्टमर फ़ोन की आधी प्राइस का खर्चा करने के लिए भी एग्री था कि भाई राहुल भाई होता है तो मेरे को करना है। मैंने बोला कि आधी प्राइस क्या पूरी प्राइस डाल देंगे ना तो भी फ़ोन रिपेयर नहीं होगा। इतने लेवल का डैमेज था। क्या बात कर। हाँ, उसका कुछ चीज़ बाकी नहीं छोड़ा था, इतने लेवल का डैमेज था। कस्टमर थर्ड पार्टी ने पूरा फ़ोन बिगाड़ के पूरा फ़ोन का हम काम करवाया होता तो फ़ोन मस्त बन जाता, काम नहीं करवाया तो फ़ोन की वाट लगा दी। और हमारे यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट यही है कि कोई कस्टमर आता है काम नहीं कर रहा तो उसको हम श्योरिटी देते हैं कि काम नहीं कर रहा, उसको कोई चिंता नहीं, पर दूसरी जगह पे जाओ ना तो पहले दिखा देना कि स्क्रू मिसिंग है तो मेरी जिम्मेदारी। ओके। हम पूरा वो श्योरिटी लेते हैं, हमारा कस्टमर बेस इसलिए। तो वो कस्टमर इतने पैनिक हुए तो मैंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब इसमें खर्चा भी मत कीजिए, इसकी लाइफ वैसे भी नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी इसने छेड़छानी कर दिया वो लेवल का, यहाँ तक कि कैमरे नहीं छोड़े,
वो लेवल का छेड़छानी किया। तो मतलब उसने क्या किया था, अंदर के पार्ट्स को कुछ पार्ट्स को मिसप्लेस, बहुत सारे पार्ट्स मिसप्लेस थे, स्क्रू नहीं थे, उसके ऊपर सील होता है वो नहीं अच्छा। थे, बहुत सारा मतलब छेड़छानी किया हुआ था कि मतलब उस चीज़ को हम बोले ना बाकी रखे, बाकी सब छोड़, बाकी सब छेड़छानी कर दिया। कस्टमर को पता नहीं होता है कि अंदर क्या है, आप यूज़ कर रहे हो, आपको गैजेट्स के अंदर पार्ट्स का डिटेल, हाँ पार्ट्स का अंदर डिटेल में नॉलेज नहीं होता है। हम जो बोलते हैं उसको आपको मानने का रहता है, ट्रस्ट बेस पे पूरा बिजनेस रहता है। तो यही ट्रबल है, ये थर्ड पार्टी रिपेयर में यही सबसे बड़ा ट्रबल है, और वही हमें बेस्ट बनाना है, ट्रस्ट बेस कि भाई कस्टमर एक बार यहाँ पे आए। तो कस्टमर का इतना खतरनाक सीन हुआ था, फिर मैंने उसको बोला कि आप इसमें खर्चा भी मत करो, आप जो EMI चालू है ना उसको कंटिन्यू रखो, वो EMI खत्म होने के बाद दूसरा फ़ोन लेने का सोचना, बाकी इसमें कुछ भी मत करो, खर्चा 1 रुपया करने जैसा है ही नहीं। बोले इसका मैं क्या करूँ? मैंने कहा क्या करूँ ना करूँ, आपको जब लगे कि मेरा बजट बन रहा है अच्छा खासा और इसमें आपको रिपेयरिंग करना है तो सोच सकते हैं, बाकी करना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बराबर। मैंने क्लियर कट कस्टमर को बोला। बस हालांकि मैंने उसको फ़ोन पूरा फिटिंग करके फोटो वोटो क्लिक करके श्योरिटी के साथ भेज दिया कि भाई आपका फ़ोन आपका एज इट इज़ हमने दे दिया। ओके, अगर जो वो बंदा रिपेयर करवा था तो सब पूरे पार्ट्स चेंज होके रिपेयर हो जाता? पार्ट्स इसमें क्या था कि वो वही बात हो गई कि जिसने बिगाड़ा है उसको बनाना तो आता ही है ना। तो उसने क्या बिगाड़ा है उसको पता है, उसने क्या किया उसको सब पता है। मतलब कस्टमर को वो लेवल पे कर दिया कि तू आया तो यहाँ पे आया तो होगा, बाकी नहीं होगा। अच्छा, उस लेवल तक उसने डैमेज कर डाला। समझेगा ना आप? मतलब वहाँ पे जाएगा तो उसके पास सब चीजें पड़ा है तो वही कर देगा वो। मेरे यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर मिसप्लेस ही इतना, तो मेरे में क्या होगा। उसमें तो छोटी छोटी चीज़ें भी चेंज हो जाती बहुत सारा बहुत सारा। तो आपके स्टोर के ऊपर कोई टेक्नीशियन काम करते हैं अभी, और आप उन लोग को ट्रेन कैसे करते हो? खुद से ही ट्रेन करते हो या कोई दूसरा और तरीका है? नहीं, एक्चुअली मैं खुद यहाँ पे प्रीफर मैं पहले खुद काम करता हूँ, मेजर काम उन लोगों को करने भी नहीं देता हूँ। पहले उन लोगों को सिखाता हूँ कि भाई तू आप कर, सीख। खुद के गैजेट्स पे पूरी R&D करता हूँ, कस्टमर के गैजेट्स पे कभी R&D नहीं करता। कस्टमर के गैजेट्स पे एकदम प्रोफेशनल पूरा जो काम करता है वही बंदा करता है। मेरे यहाँ पे टीम है, मेरी दूसरी जगह मेरी 2 शॉप है, दूसरी जगह पे भी टीम है, यहाँ पे भी टीम है। अच्छा। 5-7 लोग काम कर रहे हो और वेल प्रोफेशनल। ऐसा नहीं कि भाई फ्रेश कस्टमर आया बंदा ट्रेनी है तो उसको दे दो, ऐसा नहीं। काम बेसिक काम होता है, वो चीज़ सीखेगा, देखेगा, देना आगे बढ़ेगा। तो मेरे यहाँ पे मेरे हिसाब से 4-4, 5-5 साल हो गए तब से काम कर रहे हैं बंदे। ओके। बेसिक से स्टार्ट किया था, अभी वेल प्रोफेशनल है, कोई इशू नहीं। तो कस्टमर की डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन 100%। मोस्ट हम क्या करते हैं कि जब नो पावर मतलब बंद फोन आता है ना, हाँ, वो फ़ोन में कस्टमर में कोई क्वेश्चन करता है कि आर के भाई हम आपको पासवर्ड तो गलती से भी नहीं देंगे। हाँ। तो हम एग्री हो जाते हैं, कोई गलती नहीं, आपका डेटा का इतना है ना, कोई टेंशन नहीं, हमारा काम है फ़ोन बंद है चालू करना। वो फ़ोन चालू करने के बाद अगर कोई दूसरा पार्ट्स बंद है तो वो जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि वो मेरे को पता नहीं है, पासवर्ड खोले बगैर मेरे को आइडिया नहीं आएगा। वो फिर तो हम क्लियर कट बोल देते हैं और कस्टमर उसमें एग्री भी होता है, क्योंकि उसका डेटा सिक्योरिटी अच्छा हमारे लिए भी अच्छा रहे, पर हमें भी टेंशन नहीं कि भाई ये सब चीज़ें रहेंगी ऐसा। फिर अगर जो उसमें से कैमरा चल नहीं रहा है ऐसा कुछ हाँ, कोई भी इश्यू होता है तो हम कस्टमर के सामने उसके सामने की चेक करते हैं, रिपेयर करके सामने रख देते हैं कि सर आप चेक करो। बराबर। जो फेस लगे वो मेरे को बताओ, मैं अलग अलग नोट करके आपको रिसोल्व कर देता हूँ। ओके, तो इमीडिएटली आप विदाउट एनी चार्जेस आप कर देते सही। पासवर्ड ऐसा नहीं कि फोन बंद है चालू किया फिर कैमरा बंद है तो उसका अलग लगेगा, कस्टमर को थोड़ी कब पता था कि कैमरा बंद है। सही बात है। तो एक्स्ट्रा उसको बोल नहीं सकते ना, वो हमारी गलती हुई। तो हम क्या करते हैं, हम रिपेयरिंग में लेते पूरी गैजेट्स की जिम्मेदारी के साथ लेते हैं, रिपेयरिंग में जिम्मेदारी हमारी हुई। आपके कस्टमर के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस तो है, बट कोई तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे। हाँ होता है ना। ओके। पर वो सिचुएशन को हम इतना ध्यान में रख के हैंडल करते हैं ना कि कस्टमर को एक्चुअल में हैप्पी कर देते हैं। ओके। मैं आपको रिसेंटली बोलूँ, ऐसा नहीं है, हमारे से भी, हम टेक्निकल लोग हैं, हमारे से भी गलती होती है, टेक्निकल हमारा काम है। कभी कभार चीज़ क्या होती है कि हमारे पास आती है तभी बंद होने का टाइम हो जाता है। रिसेंटली हुआ था नए कस्टमर से, अभी कभी तक काम नहीं कर रहा था, फ़ोन से ही कॉन्टेक्ट हुआ था और यहाँ पे आए थे गूगल से रिव्यू वगैरह देख के, और मेरे को बोला भी कि आपका मैं रिव्यू देख के आया। और कस्टमर का खाली प्रॉब्लम था कि उसका फैन जो है ना बहुत नॉइस कर रहा था, मैकबुक में बहुत नॉइस कर रहा था। तो मैंने सर्विस किया, पूरा डस्ट किया। अभी सर्विस के दौरान कोई माइनर कोई कंपोनेंट होगा जो शायद रस्टेड होगा, तो डस्ट की वजह से रस्ट बन जाता है पूरा, वो मेरे हिसाब से निकल गया होगा या फिर टूट गया होगा वहाँ से, पूरा मैकबुक हो गया बंद।
ओके। अब वो सिचुएशन को कस्टमर को मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भाई ये चीज़ हुआ है, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो चीज़ में कस्टमर को हम क्लियर कट बोलते हैं कि सर ये सीन हुआ है, इसके जिम्मेदारी हमारा इतना है, और एक काम करने के बाद भी ये जिम्मेदारी हमारा है। हम्म। कस्टमर को वहाँ तक की हम श्योरिटी देते तो हैं। आपने क्या तब पार्ट्स रिप्लेस? पूरा का पूरा पार्ट्स नया रिप्लेस किया, और पूरा का पूरा मदरबोर्ड में रिपेयरिंग बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा लॉजिक बोर्ड में रिपेयर किया। उसके बाद कस्टमर को वो भी बोला कि सर जनरली हम 100 दिन का गारंटी वारंटी देते हैं लोगों को कि हमने ये काम किया है, हमारा इतना जिम्मेदारी है। सर मैं आपको 200 दिन का जिम्मेदारी बोलता हूँ कि 6 महीने के ऊपर भी आपको कुछ हो जाए ना, मैकबुक बंद हो जाए सडनली, तो जिम्मेदारी मेरी। रीजन यही है कि आपने काम कुछ और करने के लिए दिया था और कोइंसिडेंटली काम ये हो गया है, तो सिचुएशन में मैं हाथ खड़ा नहीं कर सकता। पूरा का पूरा मैकबुक का जिम्मेदारी मेरा है, और मेरे को पूरा का पूरा करना पड़े। बरोबर। क्योंकि उसने आर के एप्पल में एक बार आया तो हमारे बस वो बन गए कस्टमर। उसके बाद वो कस्टमर ने लिटरली 8 से 10 काम मेरे को दिए। अच्छा। ओके। और उसने बोला भी कि फर्स्ट टाइम राहुल भाई मेरा मतलब आपका जो है ना वो प्रेजेंटेशन बेड पड़ा था, उसके बाद आपने पूरा का पूरा मेरा पॉजिटिव कर दिया आपके एक्सपीरियंस से। अच्छा लगा आपके साथ काम करके, हैप्पी होके गए कस्टमर। और मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद सीधा हाथ खड़े कर देते कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल चीजें ऑटोमेटिक हो गए। ऑटोमेटिकली क्या हुआ एक्चुअली हुआ है ऑटोमेटिकली, फर्क यहाँ पे दिया है तो गैजेट्स की जिम्मेदारी हमारी रहती है, और चाहे बंद दिया हो चालू दिया। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि इसके चाह रहती है बैड, बहुत मतलब वो बैड एक्सपीरियंस बहुत सारी जगह पे रहता है ना, तो बोलते हैं कि हमें बोलते हैं मुँह पे कि यार मेरा काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कैसे मानूं कि मेरा पार्ट्स अंदर से गायब है। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं सर, क्योंकि हमें तो काम उसके पास लेना है, पहले कैसे भी करके लेना है, उसको नहीं देना है तो सेकंड देंगे, बाकी हम पूरा का पूरा ट्राई करते हैं कि वहाँ से काम ले। क्योंकि हमारा तो मेन बेसिक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, वो सेटिस्फाई हो गए तो दूसरे को भेजेंगे। ट्रू। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैकबुक हो या आईफोन हो या कोई भी गैजेट्स हो, खोलते हैं और पार्ट्स पे साइन करवा लेते हैं। ओके। लाइक दैट बैटरी, कैमरा, एसएमसी, बेल्ट, डिस्प्ले, ये सब चीज़ों पे साइन करवा लेते हैं कि फिर आपको अगर रिपेयरिंग होता है तो ग्रेट है, इफ रिपेयर नहीं होता है तो आपको ऐसे मन में इसकी चार्ट ना रहे कि ये पार्ट्स चेंज हो गया है, और हम साइन दिखा के फिर बंद करके देते। रिपेयर हो गया तो भी ठीक, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर साइन करा देते। बराबर है। रीजन ये कि मेजर जो पार्ट्स होते हैं ना, सब पे हम साइन करा देते हैं। कल जाके क्वेश्चन ना हो कि तूने मेरा ये निकाल लिया था, फिर तेरी वजह से हुआ था। हम पूरा का पूरा बोला ना, मैंने पहले पॉइंट में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि कस्टमर हमारे पास काम करवाता है ना, वो इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा हमारे पास कस्टमर नहीं करवाता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि रीज़न क्या है, क्योंकि हमें तो खींचना है, काम खींचना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा मेन काम है। तो आपके पास कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी आते हैं? हाँ, बहुत सारे आते हैं लोग। क्यों, मतलब उनको ये अफोर्डेबल रेट लगता है? हाँ, क्यों नहीं। ओके। एप्पल स्टोर से बहुत कम है, ऐसा नहीं है। हाँ, और दूसरा क्या था कि जो एक सबसे पहले तो उन लोगों को अफोर्ड होना चाहिए, क्योंकि बैचलर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसकी प्राइसिंग को हाई रखे कोई मतलब नहीं है। बेस्ट रेट देते हैं उन लोगों को, और सपोर्ट भी ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन उन लोगों को ही ज़्यादा ढूंढने का होता है। बराबर है कि भाई प्राइस में सबसे पहले देखते हैं। हाँ, हम क्या प्राइस के साथ क्वालिटी भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली प्राइस कम कर दिया तो क्वालिटी नहीं देने की, ऐसा नहीं। क्वालिटी भी देते हैं, प्राइस भी अच्छा देते हैं, और काम भी अच्छा करते हैं। रिसेंटली एक चीज़ हुआ था कि ना आईफोन 12 करके एक सीरीज है, आईफोन 12 की सीरीज में सभी मॉडलों में ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, और बंदा सर्विस सेंटर में गया तो उसको पूरा का पूरा डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करने का बोला, बल्कि प्रॉब्लम है ईयर स्पीकर में। ओके, ये स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट को। ओके। और बंदा पूरा पैनिक हो गया। हाँ, क्योंकि वहाँ का हाँ, यहाँ पे आया, बोला कि आपका नेट से ढूंढा है, मेरे को रिव्यू भी अच्छे मिले, तो मेरे को आप क्या करोगे, आप पूरा डिस्प्ले चेंज करोगे या फिर खाली ईयर स्पीकर चेंज करोगे? मैंने बोला भाई सबसे पहले तो मैं खाली ईयर स्पीकर चेंज करूँगा, वो भी विदिन 20 मिनट्स में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा, खड़े खड़े ही कर? हाँ, ताकि क्या बात करो, जो आपको बोल रहा हूँ मैं कर दूंगा रिप्लेसमेंट। हाँ, और वो गारंटी वारंटी मैंने बोला मैं गारंटी भी लूँगा। ओके। और प्राइस मैंने बोला कितना बोला एप्पल में आपको, तो बोला मेरे को 18,000 रुपये बोला। मैंने बोला आपको इतना क्या, आपको मैंने बोला उसका 20% भी नहीं गिनूंगा मैं, उतने प्राइस में मैं आपको काम कर दूंगा। ओके। बोला क्या बात कर रहे हो? डेफिनेटली। ओके। तो सबसे पहले बंदा बैठा, टेंशन में ही बैठा था कि भाई बोला तो अभी अंदर जाके काम कर रहा है कि मजाक कर रहा है। और मैंने उसको आधे घंटे भी नहीं हुआ, 20 मिनट में उसको फ़ोन हाथ में दिया। मैं बोले भाई तेरा फ़ोन। हाँ, बोला तो बोला कि क्या बात है यार, अच्छा ही हुआ। उसने रिव्यू खुद तो डलवाया, 2 लोगों को और भी बोला कि आरके में कुछ हो तो आना, इसने कर दिया है। एक दूसरे को फ़ोन भी किया, भाई तेरा एक साल का बैक ग्लास टूट गया था, क्या हुआ?
तो बोला बाकी है, तो भाई इधर आ जाएंगे, भाई मस्त करता है काम, दूसरे को भी लाया। ओके, तो मेरा उन लोगों का तो ज़्यादा ही ध्यान जाता है, स्टूडेंट का तो बहुत ज़्यादा। ज़्यादा ही मैं देखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी खुद एक बैचलर हूँ। हाँ, तो मेरे को भी देखना ही पड़ता है उसका। आपने इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो है वो अफोर्डेबल कैसे रखे और क्यों रखे? इसके लिए कि मेरे यहाँ पे है ना बहुत सारे कस्टमर आते हैं, हम्म। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि जिसको सस्ता करवाना होता है तो उसको क्वालिटी मिलती है, और मेरे यहाँ पे है ना क्वालिटी भी मिलेगी और अच्छा प्राइस भी मिलेगा। हाँ, थर्ड पार्टी रिपेयर में बहुत सारे ऑप्शन है, लोग जाते हैं और बैड एक्सपीरियंस होने के बाद भी फिर बाद में इधर आते हैं, फिर पूरा का पूरा लंबा स्टोरी बताते हैं। उन लोग का पूरा वो फंस जाता है। हाँ, पूरा का पूरा फंस जाते हैं, मतलब पूरा वाट लग जाता है फ़ोन का। अच्छा, हालांकि यहाँ पे ठीक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके बट एक लेवल तक डैमेज कर देते हैं कि जिस लेवल पे रिकवरी थोड़ा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है कि आईफोन के कुछ 4 अलग-अलग टाइप की हाँ, स्क्रीन आती है और हाँ, स्क्रीन वेरिएंट में थर्ड पार्टी रिपेयर में बहुत सारे स्क्रीन आता है, ऐसा नहीं, चाइनीज़ ओजी बोलते हैं, कोई जीएक्स बोलते हैं, मतलब अलग-अलग चाइनीज़ कंपनी की स्क्रीनें आती है, लोग डाल देते हैं बाद में, बाहर जाओ मतलब डाल देते, अच्छा, ओरिजिनल बोल के डाल देते। अच्छा, अब बोलते उसमें ये भी बोलते कि वारंटी है, अभी वो 3 महीने का वारंटी बोलो, अब 3 महीने एटलीस्ट 3 वो चल गई, फिर वो अगले महीने कोई प्रॉब्लम पड़े, फिर वहाँ पे जाते हैं तो वही बोलेंगे ना, मैंने 3 महीने मेरा खत्म हो गया है, मेरा काम खत्म है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई मैंने डाली ऐसी थी चीज़ कि तेरे को 4 महीना 6 महीना निकाले, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनका काम निकालने का काम करता है। और अपने यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ हम जो डालते हैं जेन्युइन डालते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि जेन्युइन नहीं डालना है, नॉन जेन्युइन डालते हैं तो नॉन जेन्युइन डाल देते हैं, और उसमें भी जिम्मेदारी लेते हैं, नॉन जेन्युइन डालते हैं उसमें भी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई तेरे को तूने पैसे खर्च किए अपने, उसमें 10-12 दिन में या फिर 1 महीने में कुछ हो जाता है तो इधर रिटर्न आना, हम ऐसे ही टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इतना भी हम वो नहीं बोल सकते कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है कि एक बेस लेके बैठे हैं। तो कस्टमर आजकल भटकता ज़्यादा है, कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा बन गई है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका काम बिगड़ता है, यहाँ पे तो हम बना ही देते हैं। जहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुआ और कम प्राइसेस में फंसा वहाँ पे वो भरा गया। 100% कम प्राइस होगी वहाँ पे क्वालिटी होगी, 100% है आज की टाइम में, और क्वालिटी होगी वहाँ पे एकदम हाई, मतलब कम प्राइस भी इतने लेवल का नहीं होगा जितने लेवल का उसने बाहर करवाया होगा। लोग तो बाहर ऐसे जाते हैं जैसे कि 1500-2000 में तो पूरी स्क्रीन चेंज कर दूंगा मैं। करवाते हैं लोग, ऐसा नहीं, पर उसके बाद पता चलता है कि उसका सीन का क्या हुआ, फोन को एक साइकिल चालू कर देते हैं, पहले स्क्रीन गया, 2 महीने के बाद देखो तो ग्लास टूट गया, 3 महीने के बाद देखो तो बैटरी फुल गई, 4 महीने में जाओ तो फोन पूरा डेड हो गया, पूरा फोन खत्म हो जाता है उसमें। उसके बाद कस्टमर पैनिक होके बोलता है कि इसका जो रिसेल में प्राइस है वो ले लो, दे दो, दूसरा लेना है। मतलब जो फोन की हेल्थ थी 100%, उसका 50% 30% के लाभ पे छोड़ देते। इस लेवल तक वो लोग डैमेज कर देते हैं लोकल में। होता ही है, नहीं होता ही है। तो डेटा सिक्योरिटी है ना, जब कोई आपको फ़ोन देता है तो बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार उसके डेटा की 100% सिक्योरिटी ली जाए। तो आप उसका कैसे टेक केयर करते हो? सबसे पहले तो कोई यहाँ पे मतलब आता है ना, मेरे को बोलता है कि मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिचुएशन में हम सामने से पासवर्ड नहीं लेते। ओके, और आईफोन में अब तक ऐसा तो हुआ नहीं कि पासवर्ड के बगैर खुल जाता है फ़ोन। ट्रू, पासवर्ड नहीं लेंगे, सामने से नहीं लेते पासवर्ड। दूसरा, फ़ोन को खोल के पूरा साइन करा लेते। तीसरा कि उसकी स्टोरेज डिवाइस जो अंदर है उसको हार्मफुल ना हुए वो ध्यान में रख के हम डिवाइस रिपेयरिंग करते। ओके, रिपेयरिंग हुए तो ठीक है, इफ रिपेयरिंग ना हुए तो भी ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह पे या फिर स्टोर में जा रहा है तो कोई ऐसा ना बोल दे कि भाई इसमें मेन पार्ट जो था वही डैमेज कर दिया है, जो आपका स्टोरेज डिवाइस था वही कर दिया, ऐसा भी ना बोले। उसका सिक्योरिटी के साथ हम काम पूरा लेते हैं। तो क्लाइंट की जो भी डेटा की जो सिक्योरिटी 1% को उसको बोले ना कि उसको दायरे में रह के काम करते कि उसको कुछ डैमेज ना हुए। और सब पासवर्ड ही नहीं लेते ना, जो कस्टमर ऐसा बोलता है कि भाई मेरा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, तो उसके सिचुएशन में हम पहले पासवर्ड नहीं लेते, सीधा बोलते हैं कि आप बैठो इधर, होल्ड करो, हम देख लेते हैं इधर काम पूरा का पूरा, उसके सामने ही देख लेते, पूरा ध्यान रख के, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा डेटा ही होता है फ़ोन में, और उसको ध्यान में रख के हमें काम करने का होता है। और सक्सेसफुल जाता है तो पब्लिक, मतलब जो हमारा जो कस्टमर होता है हैप्पी होता है कि भाई नहीं मेरा डेटा भी बचा लिया और काम भी कर लिया। सेकंड कि कोई फॉल्ट ऐसे भी होते हैं कि जिसमें फ़ोन चालू है और मेरे यहाँ पे मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा कुछ भी, और मेरे को रिपेयरिंग में देना है और डेटा अंदर भरा पड़ा है, तो वो सोच रहा है कि मैं डेटा पड़ा है, मेरे को फ़ोन भी रिपेयरिंग में देना, क्या करो? तो वो सिचुएशन में हम बोलते हैं कि आपके पास अगर कोई मैकबुक वगैरह हो तो उसमें आप बैकअप ले लो, अगर आपके पास नहीं तो हमारी साइड से हम सपोर्ट देते हैं। ओके, एक मैकबुक है, आप बैकअप ले लो, मैकबुक
यहाँ पे बंद ही रहेगा, पासवर्ड आपका ही डाला हुआ होगा, ओके आपका डेटा बैकअप के साथ। अच्छा हमें भी टच नहीं करना है। ओके पूरा बैकअप लेके फ़ोन को इरेज करके कस्टमर हमें देता है, फिर हम रिपेयरिंग काम चालू करते हैं वो सिचुएशन में, ओके। जिस सिचुएशन में उस लोगों को लगे कि मेरा डेटा ज़्यादा ही रिस्की है। हम्म तो चालू फ़ोन में अगर वो प्रॉब्लम होता है तो हम वो सिचुएशन में ऐसा सेटअप करके दे देते हैं। हम्म कस्टमर को ऐसा ना लगे कि भाई मेरा काम भी बना नहीं और डेटा भी गया, हम्म एटलीस्ट डेटा तो रहे उसका। जैसे कि आईआईटी है, आईआईएम है, ये तो सब कैंपस में रहते हैं, तो ये लोग को आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हो? और अभी तक कोई कॉर्पोरेट और वगैरह में आप इंक्लूड हुए हो जहाँ पे कोई जैसे कि कोई कॉर्पोरेट है उसके साथ आपने टाई अप किया हो कि उनके सबके सब फ़ोन्स आपके पास ही आए या उनकी सबके सब डिवाइसेस आप ही रिपेयर करोगे, उस तरीके की अभी तक सर्विस दी? हाँ, है ना, मेरे पास है 1-2 आईटी कंपनी है, फिर 1-2 इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका मेरा रेगुलर रूटीन वाला काम का जाता रहता है कि वो लोग मेरे को एप्पल के कोई भी गैजेट्स हो वो रिपेयरिंग के लिए मेरे को देते हैं। ओके देन आपने बोला जो IIM और IIM वो सब चीज़ों का, वहाँ पे हम क्या है कि पिकअप ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या है कि स्टूडेंट निकल नहीं पाते बाहर, स्टडी का इतना वो रहता है उन लोगों का, तो हम वहाँ पे क्या जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उसका डिवाइस पिकअप करते हैं, कंफर्मेशन व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि आपका डिवाइस हमने ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे लाते हैं, डायग्नोस करते हैं, रिपेयर करते हैं, फिर डिलीवरी भी करते हैं सेम डे में। मतलब आज लिया हो तो कल हो सकता है, बट कल का परसों नहीं हो सकता है, सेम डे रिपेयर। तो आप खुद ही पिकअप करते हो या पोर्टर और वगैरह के थ्रू करवाते तो नहीं, बहुत सारे मोस्टली जगह पे मैं ही जाते हैं। हो? ओके मतलब हम हमारे बंदे ही जाते हैं। ओके और कुछ जगह ऐसी होती है कि मान लो कि 3-4 बंदे बिजी है तो पोर्टर वगैरह से भी बाहर से मंगवा लेते हैं। किसी को अगर जो एप्पल का स्टोर ओपन करना है या इस तरीके का एक रिपेयर स्टोर ओपन करना है एप्पल डिवाइसेस के लिए, तो उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और किस तरीके की कोई डिग्री चाहिए या कोई कोर्स करना पड़ता है, बीटेक करना पड़ता है, ऐसा कुछ है? देखो, अगर एप्पल का स्टोर खोलना है तो उसका सर्टिफिकेशन, एग्जाम्स, बहुत सारा कुछ होता है क्या बात है? एप्पल के ऑथराइज स्टोर के लिए। ओके बाकी थर्ड पार्टी के लिए जैसा कुछ नहीं होता है, कोई भी खोल सकता है। ओह एप्पल का पूरा ऑफिशियल स्टोर करने के लिए तो बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा एक्सपेंस लगता है, मतलब मच मोर। ओके और उसके लिए उसका प्रोफेशनल टेक्नीशियन, उसके कुछ सर्टिफिकेट्स, उसकी एग्ज़ाम, वो सब क्लियर होना चाहिए। ओके देन वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप हमारा स्टोर खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपने इतना सारा रिपेयर करने का कहाँ से सीखा? लाइक हाउ डू यू गेट द एक्सपीरियंस? मेरा है ना एक्सपीरियंस से ही मैं सीखा हूँ कि जीरो से स्टार्ट हुआ था, और टेक्निकल जो नॉलेज था वो एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस, स्टेप बाय स्टेप करता गया, और उसके बाद ही मेरे भी यहाँ तक पहुँचा। मतलब मान लो कि बहुत सारी जगह पे मैंने काम भी किया है। ओके लोकल शॉप में काम किया है, कंपनी में जा के काम किया है, कंपनी वहाँ से कुछ सीख के भी काम किया है कि भाई आप मेरे को ये चीज़ सिखाओ। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, वहाँ पे भी मैंने काम किया कि आप मेरे को ये सब चीज़ों का नॉलेज दो। उसके बाद एक्सपीरियंस करता रहा, देन जाके एक सेटअप बनाया पूरा। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से नॉलेज मिला? मेरे को मिला ना तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करके मेरे को नॉलेज मिला सबसे ज़्यादा। ओके एक कंपनी के थ्रू आप करते थे, ऐसा था? एक कंपनी के थ्रू करता था मैंने। ओके हाँ, जॉब थी? प्राइवेट कंपनी है, जॉब नहीं था, फ्रीलांसर। ओके ठीक है। मतलब एप्पल में तो बहुत सारी डिवाइसेस होती है और इतने सारे मशीन्स और वगैरह होते हैं, तो आपको ये सब कैसे पता चला कि अच्छा ये पार्ट्स के लिए ये मशीन है? ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिला इतना सारा, और कितने साल हुए आपको ये इंडस्ट्री में? मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा है ना 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मेरे बेसिक से स्टार्ट किया अच्छा कितना, था, बेसिक लेवल से स्टार्ट। कितनी एज के होंगे तब आप? मैं 22 का था। अच्छा अब से मैं लाइन में हूँ, मतलब टेक्निकल लाइन में छोटे छोटे डिवाइस रिपेयर कर करके एक लेवल बनाया। फिर बहुत सारी जगह पे मैंने काम किया, बहुत सारे फ्रीलांसर कंपनी में भी काम लिया। ओके और वहाँ से बहुत सीखा भी सही। ओके मोस्टली एक्सपीरियंस जो मेरा है वो कस्टमर के डोर टू डोर रिपेयर करके मेरे को मिला है। ओके अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग डिवाइस, बहुत सारे इश्यू के मतलब फेस किया। उसके बाद मेरे को ये सब स्टेबल हुआ कि भाई ये चीज़ का ये होता है। अभी थियरी हो गई, पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया कि ऐसे लेवल पे ये काम होता है, तो पूरा वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्ट्स और वगैरह होते हैं, जो मशीन्स और वगैरह होते हैं, वो कहाँ पे? इंडिया की मेकिंग होती है, चाइना की? नहीं, मोस्टली चाइना की होती है। ओके पार्ट्स मोस्टली चाइना की। तो आप क्या सब इंपोर्ट करते हो या? हाँ, जैसे नीड होता है हम इंपोर्ट करा लेते हैं। ओके आपने कभी चाइना जाके लर्न करने का क्यों नहीं सोचा कि यार चाइना में तो इतनी सारी चीज़ें रिपेयर और वगैरह होती है और वो इट्स कम्प्लीटली हब, तो वहाँ से मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा या उस तरीके का? इसमें ऐसा है कि यहाँ पे इतना बड़ा है मार्केट,
तो यहाँ से जो एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है तो वहाँ पे जाकर मैं क्यों सीखूँ, पहला है। दूसरा कि वहाँ पे जाके सीखूंगा तो वो लेवल पर मेरा स्टैंड था ही नहीं कि मैं वहाँ जा पाऊँ, मैं बना ही नहीं था, मेरा बेस ही नहीं था स्ट्रॉन्ग कि वहाँ पे मैं जा पाऊँ। इसलिए मेरे को जीरो से स्टार्ट करना था, ये सब मेरा जीरो से स्टार्ट किया है मैंने। जीरो से स्टार्ट करना तो मेरा जब खड़ा हुआ, जब बेस बना, उसके बाद तो मेरे वहाँ पे जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरा का पूरा बेस बन गया था। तो इसको मैंने कंटिन्यू रखा, तो इसको यहाँ पे अच्छा किया। यूट्यूब से आपने सीखा है? यूट्यूब से लिया है, बेसिक तो मैंने बहुत लिया है, बेसिक तो हद से ज़्यादा लिया है। आज की डेट में भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कोई नया गैजेट्स आया है तो उसको देखने का उस साइड मेरे को ज़्यादा रहता है, ओके। उसको देख लेता हूँ पूरा का पूरा। हाँ। हाँ, जैसे मान लो कि अपने एप्पल विजन प्रो आया, हाँ, वो कोई डिवाइसेस आई है अब तक? नहीं आया नहीं है, आया नहीं। मेरे फ्रेंड के पास एक पास आया था, उसको स्पेशल मिलने के लिए गया था मैं। अच्छा। तो तूने खोला है कि नहीं खोला है? कि नहीं खोला है, खोल पहले मेरे को बताना। ओके। तो मैं पहले पहुंच जाता हूँ वो चीज़ों का, क्योंकि मेरे को तो पहले से चीज़ हुए ना हुए अपनी खुद की हो तो तोड़ डाल, देख लेंगे। रिपेयर का तो पता चले एटलीस्ट। मैंने खुद M1 मेरा लैपटॉप था ना, उसके मेरे को पार्ट्स का कुछ भी होता है ना तो खुद ही मैंने एक्सपीरियंस किया था कि पार्ट्स दूसरे डाल, उससे बेटर है कि पहले रिपेयर होते कि नहीं होते। तो ज़्यादा क्या आपको यूट्यूब यूजफुल लगा अपनी जर्नी में? हाँ हाँ हाँ। कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये? और यार ये तो बताना नहीं चाहिए, बट अभी बोल रहे हो तो है, इतना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, और अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। मतलब कभी कभी कोई कोई सीजन में डाउनफॉल भी आता है, और कुछ तो होता होगा। सीजन का तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मॉनसून में ज़्यादातर आता है कामकाज, क्योंकि बारिश की। हाँ, बारिश के हिसाब से। समर में भी आता है, एटिंग के इश्यू ज़्यादा होते हैं, समर में भी आता है। ओके। हाँ, फिर विंटर में नहीं आता इतना वहाँ पे आराम है, अभी इतना नहीं आता है। बट हमारा तो कस्टमर बेस जैसे रूटीन चलता रहता है। बट क्या है कि आप मुझे बोल रहे हो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में तो क्या है कि पूरा का पूरा लेवल पे होता है, वो 30-40% की एवरेज रख सकते हैं। तो उससे ज़्यादा तो फिर मार्केट पे हाई चले जाते हैं, तो मतलब नहीं है। ओके। क्योंकि वो एप्पल सर्विस सेंटर के लेवल पे बन जाता है, उसके ऊपर जाता है ना, तो मतलब नहीं है। तो इतना रहता है, तो अगर जो 30-40% रहता है। ओके, तो आर के एप्पल स्टोर अभी जो है सर्विस वाला, उसमें आप बोल रहे हो 30-40% का मार्जिन है, तो आप सोचो कि एप्पल सर्विस सेंटर में तो कितना मार्जिन है, मतलब उसका था ही रहता है। हाँ, और वही डिवाइस को रिप्लेस करते हैं, वही डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करके नया बेच देते हैं। कभी ऐसा हुआ है एप्पल सर्विस सेंटर वालों ने आपको अप्रोच किया हो गया, मेरा डिवाइस? ऐसा तो नहीं हुआ है, बट वहाँ से मतलब मेरे को क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं फ्रेंड्स वगैरह काम करते हैं ना, हाँ। तो मेरे को बोलते हैं कि तू वहाँ पे सर्विस में आ जा। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मेरे पास कुछ डिग्री विग्री नहीं है भाई, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है तो मैं मेरे काम में ही डालूंगा, और वहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे तो ना ले। पूरा उसका पूरा का पूरा होता है वो रूल्स के, भाई एग्ज़ाम देने का, फिर उसका सर्टिफिकेट होता है वो पास करने का, उसके बाद उसका आईडी नंबर होता है वो जनरेट होता है, फिर उसका लाइसेंस आता है, उसके बाद जाके आप अंदर एंट्री मार सकते हो एप्पल में। सेल्स में मिल जाता है इजीली, सेल्स में आप जाओ ना तो सेल्स में आपको काम मिल जाए। सर्विस में आज तक इतना है किसी को भी ना मिले एप्पल में गलती से भी, क्योंकि सर्विस में जो मिले ना वो बंदा तो गोल्डन हो गया मान लो। अच्छा। हाँ, उतना पैसा मिलता है उस पर। तो सर्विस में आज तक की हिस्ट्री में इतना नहीं लेते। सबसे डिफिकल्टी आपको किस में आई? क्या सबसे ऐसा चैलेंज था जो आपका सबसे टफ मोमेंट था कि नहीं यार ये आर के एप्पल स्टोर को बनाने में लगा है? सबसे तो मेरे को लगा है ना, तो सबसे पहले तो कस्टमर को भरोसा दिलाने में, मतलब वो लेवल का कि उसको बोलना पड़ा मेरे को कि भाई एक चांस तो दो मेरे को। मैं जब घर जाके काम करता था ना, तब बोलता था एक चांस तो दीजिए आप काम करने का। कस्टमर फिर भी नहीं देते थे। बस वो चीज़ को बॉन्डिंग जो मैंने पकड़ के रखा है कि एक बार बस खाली भरोसा करे, वो चीज़ को पकड़ने में मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। जो करना है ना वो काम को छोड़ के दो तीन जगह मैं ढूंढता था, भाई तू काम हो तो दे, तू काम हो, यहाँ से काम दे, यहाँ से काम दे, वहाँ से काम दे। बहुत सारी कंपनी में मैंने काम किया ना, वहाँ से खुद का छोड़ के मैंने उसका काम प्राइमरी ज़्यादा रखा है, भाई तेरा फटाफट कर लूँ। मतलब उतना लेवल का मैंने किया कि खुद का इग्नोर करके उसका किया है। इतना मतलब वो करना पड़ा ट्रस्ट बेस बनाने के लिए। फिर भी कस्टमर नहीं मान रहे थे, बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे कि नहीं कर रहे, क्योंकि वो टाइम पे तो आज से 10 साल पहले एप्पल गैजेट्स को रिपेयरिंग के लिए देना मतलब एक रिस्क फैक्टर बहुत था, ऐसा हद से ज़्यादा था कि भाई इसको दिया तो ये रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले तो वो था। और तब मेरे पास कुछ बेस था नहीं, मैं घर से काम करता था, घर जा के काम करता था। तो टाइम पे बनाना जो था ना वो मेरे लिए बहुत टफेस्ट रहा था, हद से ज़्यादा, और उसमें भी मैं गलती कर बैठता था। आपको कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने
एक आई मैक मतलब माई मैक था बड़ा सा, रिपेयरिंग में लिया। अभी वो समय पे मेरे लिए नया जर्नी था, तो उस समय पे मेरे को ध्यान से काम करने का होता है, टाइम भी ज़्यादा लेने का होता है, और कस्टमर खतरनाक बिगड़ा था कि ये सब क्या है यार, तुम ऐसे काम करते हो, ये तरीका होता है, ये सब चीज़ होता है। मतलब हद से ज़्यादा पैनिक हो गया था। मैंने बोला सर मेरे से गलती हो गई है, बिना छुए टच किए बगैर मैं उसको रिटर्न देने के लिए चल कर गया कि सर मेरे से गलती हो गई है, मेरे से काम लेना मेरे को आया नहीं है, दूसरी बार मैं काम ध्यान से लूँगा। वहाँ तक का सिचुएशन बन गया था। ओके, तो आपने क्या बाद में रिपेयर किया था उसको या आपसे ही गलती हुई थी? नहीं, मैंने रिपेयरिंग के लिए लिया था। ये सब चीज़ें मैंने वो एक्सपीरियंस से ही सीखा, टाइम पे क्या करने का, फिर टाइम को फॉलो अप लेने का, टाइम पे टाइम टू टाइम बताने का कस्टमर को, देन आगे बढ़ने का। मैं चीज़ तो लेके तो आ गया, फिर उसके बाद एक दिन पूरा निकल गया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको फॉलो अप दूँ, उसको रिवर्ट दूँ, उसको अपडेट दूँ। बराबर, वो सब चीज़ों का मैंने अवॉइड किया। एक ही टेंशन में कि इसको मैं खोलूँ कैसे, इसको करूँ कैसे, इसका मैं बताऊँ क्या, इसका थियरी क्या, तब एक्सपीरियंस नहीं था ना कुछ चीज़ का। ये सब मेरे लिए बहुत टफेस्ट टाइम था। फिर उसके बाद तो मैं काम करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक्सपीरियंस धीरे धीरे काम का बढ़ रहा था, इसलिए काम इसलिए हो रहा था। पर जो डील करने का था ना, लोगों को समझाना कि भाई बताना, एक बार आरके में आप एक बार ट्राई तो करो, एक चांस तो लो, गलत हुए तो हम बैठे, पर एक बार ट्राई तो करो, एक चांस तो लो। वो जो कन्विंसिंग था ना, वो बहुत टफेस्ट था। और अभी तो क्या है कि अभी तो एक रूटीन बन गया है कि इतना एक्सपीरियंस, इतने रिव्यू बेस, इतना कस्टमर के हैप्पी कस्टमर का नाम, वो सब चीज़ें देखते हैं, तो इतना टफेस्ट नहीं रहता है अभी। अभी कस्टमर सीधा हम बोल देते कि सर कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ, हम कर देते क्लियर, सीधा बोल देते। और वो टाइम पे एक तो जीरो बेस, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, गिरे तो कुछ नहीं, जीरो से स्टार्ट हुआ, ऐसा था। तो टफेस्ट टाइम था मेरे लिए, खतरनाक स्टार्टिंग बेस। स्टार्टिंग पे हर कोई का होता है, पर कस्टमर को झेलना स्टार्टिंग वाला बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो टाइम पे लिए अवेयरनेस, एप्पल को डिवाइस को लेके अवेयरनेस किसी को था ही नहीं। सबसे पहले एप्पल डिवाइस किसी को देते भी नहीं थे रिपेयरिंग के लिए, कि भाई रिपेयरिंग पे देखे, इसको खोलना भी नहीं आता होगा, देखना भी नहीं आता होगा। सो मेरे लिए तभी वो टफेस्ट टाइम था, स्टार्टिंग जर्नी। कस्टमर कन्वीनियंस खतरनाक था। आरके एप्पल कभी बंद हुआ है पहले, या पहले से ही ये बस कंटिन्यूस चल ही रहे हैं? भगवान ना करे अभी बंद होए, बट मेरे साथ हो चुका है, एक बार खतरनाक हुआ था। ओके। 2013 में मेरी साउथ भोपाल में शॉप थी। हाँ। एकदम छोटी सी शॉप थी, उसका 3,000 रुपये किराया था मंथली, और बिजनेस होता था 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, पर भी नहीं पाता था। ऐसे तैसे करके गाड़ी चली, 1 साल तक गाड़ी चली, खींच करके कि भाई चलो भाई होगा होगा होगा, तीन मतलब वो EMI पड़ जाते थे कि भाई चलो भाई भरने पड़ेगी। अभी छोटी सी उम्र थी, आगे कुछ दिख नहीं रहा था, क्या होगा क्या नहीं, पूरा का पूरा पैनिक। स्टडी भी चालू था, उसका भी टेंशन, साला करे क्या। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि ओनर ने बोला कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू बंद कर दे। उस सिचुएशन पे शॉप बंद करना पड़ा मेरा। फिर पूरा का पूरा डैमेज हुआ कि साला अभी कुछ नहीं होगा, अभी लाइफ में होगा ही नहीं कुछ, शांति से कहीं पे भी जॉब पे लग जाओ, जो अच्छी नौकरी मिले वो करो और चलाओ, कुछ होगा नहीं। वो 100% तब हो गया था, खतरनाक। तब मैं 6-7 महीने एवरेज ऐसे ही बैठा रहा, कुछ काम भी नहीं आता था तो रैंडमली कॉल आता था, तो उसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव था ही नहीं, पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया था कि यार एक कॉल में कैसे चलेगा, एक महीने में एक कॉल, एक काम कैसे पूरा करेगा मेरा, 200-300 रुपये का काम होता है, कैसे पूरा करूँगा। तब मतलब पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। फिर तभी वो लास्ट लेवल का मेरा डैमेज था, तब वो लास्ट टाइम था, और खराब का खराब टाइम वही था, वो मेरे से वहाँ से गुजरा नहीं। देन उसके बाद कभी आया नहीं है। क्या प्लान है आपका फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ आरके एप्पल? हाँ, मेरा प्लान ऐसा है कि गुजरात में बहुत सारी जगह पे मेरे को मेरी ब्रांचेस खोलनी है, और वहाँ पे एप्पल डिवाइस को लेके अफोर्डेबल प्राइस में सबका काम हो, अच्छा भी हो, क्वालिटी के हिसाब से, पूरा का पूरा वो सेटअप करना है और काम चालू करना है। ओके। और किसी को अगर जो आप में इन्वेस्ट करना हो या आपके फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना हो, तो आप फ्रेंचाइज करते हो पहले? फ्रेंचाइजी नहीं करते हैं, खुद ही हम हैंडल करेंगे। ओके। आगे जाके भी खुद ही हैंडल करेंगे। ओके। हाँ, कोई एजेंसी वगैरह कोई रहता है तो उसको हैज अ पार्ट बनाएंगे, बाकी ऐसा कोई मतलब फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। और किसी इन्वेस्टर को आपकी फ्रेंचाइज या आपके आरके एप्पल में इन्वेस्ट करना हो? हाँ, किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर हमारी एजेंसी में किसी को इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं हमें।
होप सो आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा और राहुल भाई की जर्नी से आपको भी इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर जो आपको ये पॉडकास्ट को लेके कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उसको अच्छे से इम्प्रूव करके आपके लिए ला पाऊं। जल्दी से ये वीडियो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, ताकि उसे भी इस वीडियो से इंस्पिरेशनल मिले और आप इस पर्पस के साथ टू इंस्पायर मोर एंड मोर पीपल उससे जुड़ पाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स लाता रहता हूँ। अगर जो आपके पास टाइम नहीं है, आप छोटे क्लिप्स देख के भी उससे काफी ज्यादा सीख सकते हो और काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल ले सकते हो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कौन से ऐसे गेस्ट को लाऊं जिससे आपको और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। टिल देन, कीप इंस्पायरिंग।